Hello everyone, this is Shahnila and I welcome to my YouTube channel Study Addition। सभी को जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? जैसा कि आपको पता है हम लोग पढ़ रहे थे राजस्थानी चित्रकला पढ़ रहे थे, जिसमें यहाँ पर आपकी 2 क्लास यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी हैं। क्लास फर्स्ट में हम लोगों ने राजस्थानी शैली के काफ़ी यहाँ पर महत्वपूर्ण तथ्य पढ़े थे। राजस्थानी शैली को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है, और राजस्थानी शैली में क्या क्या विशेषता बनती हैं और राजस्थानी शैली के मुख्य तथ्य क्या क्या बनते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने क्लास फर्स्ट में यहाँ पर हम लोगों ने पढ़े रखी थी। और चारों ही जो इसकी उपशैली हैं, मेवाड़, मारवाड़, हड़ौती, ढूंढार, उन शैली को क्लास फर्स्ट में हम लोगों ने क्या किया था, ट्रिक से याद किया था। ठीक है, तो अगर आपने पहली क्लास राजस्थानी शैली की नहीं देखी है तो उसको आप ज़रूर देखिए, क्योंकि उसमें सारी चीज़ें मैंने ट्रिक वाइज आपको जितनी भी उपशैली हैं, राजस्थानी शैली की जितनी भी उपशैली हैं, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने ट्रिक वाइज याद की थी। ठीक है, तो यही पिक्चर आपको जो सामने दिख रही है इसी वजह से पिक्चर बनी है, क्योंकि इनको ट्रिक से याद किया गया था इन्हीं पिक्चर्स के माध्यम से। तो क्लास फर्स्ट नहीं देखी तो आपको चीज़ें नहीं समझ में आएंगी, तो क्लास फर्स्ट आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। क्लास सेकंड में हम लोगों ने क्या किया था, मेवाड़ शैली को पढ़ा था। और मेवाड़ शैली की जितनी भी उपशैली हैं, कौन कौन सी उपशैली हैं, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था उदयपुर शैली को पढ़ा, फिर हम लोगों ने पढ़ा था नाथद्वार शैली को पढ़ा था, ठीक है, नाथद्वारा शैली को पढ़ा था। इसके अलावा हम लोगों ने देवगढ़ शैली को पढ़ा था। ठीक है, तो मेवाड़ शैली में इन 3 शैली को हम लोगों ने अच्छे से देखा था। अगर आपने ये शैली नहीं देखी है तो उनको भी आपको देखना ज़रूरी है। राजस्थानी जो शैली है वो आपकी बहुत ही इम्पॉर्टेंट शैली है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी मुग़ल शैली, राजस्थानी शैली और आपकी पहाड़ी शैली ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इनसे आपके काफ़ी क्वेश्चंस एग्ज़ाम में बनते हैं। ठीक है, तो आपको इसकी हर एक क्लास देखनी है। लास्ट क्लास भी आपकी काफ़ी लंबी क्लास गई थी और आज की क्लास भी आपकी काफ़ी लंबी क्लास जाने वाली। ये एक तरह से आपकी मैराथन क्लास है। क्यों? क्योंकि इसमें हम लोगों की कितनी शैली पढ़नी है, मेवाड़ शैली की जोधपुर शैली आपको पढ़नी है। इसके अलावा हम लोग को बीकानेर शैली पढ़नी है, नागौर शैली पढ़नी, किशनगढ़ शैली पढ़नी और अजमेर शैली पढ़नी। यानी कि यहाँ पर 1, 2, 3, 4 और 5 शैली जो है यहाँ पर आपको पढ़ने को मिलेंगी। ठीक है, तो अगर आपके पास पेशेंस है, धैर्य है, ठीक है, अगर आप चीज़ें करना चाहते हैं तभी इस क्लास को ज्वाइन करिए, वरना आप अभी यहाँ पर स्किप करके जा सकते हैं। ठीक है, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो 5 मिनट तो क्लास लेना उनको अच्छा लगता है, उसके बाद वो बहुत जल्दी परेशान होने लगते हैं। तो अगर आपका भी नेचर इसी तरीके से है तो आप इस क्लास को अभी के अभी यहाँ पर छोड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मेवाड़ शैली की उपशैली देखेंगे। ठीक है, मेवाड़ शैली की उपशैली देखेंगे तो मेवाड़ शैली की मुख्य रूप से आपको जोधपुर शैली इसकी उपशैली हो जाएगी, बीकानेर शैली की उपशैली हो जाएगी इसी की, और नागौर शैली हो जाएगी, और किशनगढ़ शैली हो जाएगी, अजमेर शैली हो जाएगी। ठीक है, मैंने आपको बताया था जो राजस्थानी शैली है वो आपकी 4 शैली में डिवाइड है। कौन कौन सी हो जाएगी, मेवाड़ शैली, ठीक है, कौन कौन सी हो जाएगी मैं चीज़ें थोड़ा सा बताती चलती हूँ। मेवाड़ शैली, ठीक है, दूसरे नंबर की कौन सी हो जाएगी, मारवाड़ शैली, ठीक है, दूसरे नंबर की मारवाड़ शैली, फिर हो जाएगी आपकी हड़ौती शैली, ठीक है, हड़ौती शैली, और फिर आपकी हो जाएगी यहाँ पर ढूंढार शैली हो जाएगी। ठीक है, तो आज हम लोग मारवाड़ शैली की जितनी भी उपशैली हैं वो आज ही की क्लास में हम लोग कंप्लीट करेंगे, और कल की क्लास में हम लोग को हड़ौती शैली पढ़नी है। हड़ौती शैली की जितनी भी उपशैली वो सारी चीज़ें कल की क्लास में होगी। ठीक है, कल भी आपकी 9 बजे क्लास होगी, तो आप लोग आ जाइए, कल आपकी क्लास होगी। ठीक है, तो आज भी आपकी क्लास हो रही जैसे उसी तरीके से कल भी आपकी 9 बजे क्लास होगी। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, मारवाड़ शैली देखेंगे। ठीक है, तो मारवाड़ शैली को ही क्या बोलते हैं, जोधपुर शैली बोलते हैं। मारवाड़ का ही क्या है, राजधानी क्या रही थी, जोधपुर रही थी। ठीक है, मारवाड़ की राजधानी क्या रही थी, जोधपुर रही थी। ठीक है, अब जोधपुर इसकी राजधानी थी तो जाहिर सी बात है यहाँ पर बहुत ज़्यादा चित्र बने होंगे, इसीलिए इसको क्या है, मारवाड़ शैली और जोधपुर शैली दोनों ही शैली के नाम से बुलाया जाता है। ठीक है, फिर हम यहाँ पर बात करते हैं जो मारवाड़ है, तो मारवाड़ को अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से अलग अलग नामों से यहाँ पर बुलाते थे। कौन कौन से नाम, जैसे कि यहाँ पर मरुभूमि के नाम से भी इसे बुलाया जाता है, मरुभूमि के नाम से भी बुलाया जाता है। इसके अलावा मरुस्थल, ठीक है, मरुस्थल के भी नाम से इसे बुलाया जाता है, मरुस्थल या मरुस्थली। फिर क्या हो जाएगा, मरुमंडल। तो इन सभी नामों से किसको, मारवाड़ को बुलाया जाता है, मरुभूमि, मरुस्थली, मरुमंडल और मरुवन। ठीक है, तो ये सभी किसके नाम हो जाएंगे, ये आपके नाम हो जाएंगे। ये सारे ही नाम किसके हो जाएंगे, ये हो जाएंगे मारवाड़ शैली के, मारवाड़ के यहाँ पर नाम हो जाएंगे। क्लियर बात। तो मरुभूमि बोले, मरुस्थली बोले, मरुमंडल बोले या मरुवन बोले, ये सारे ही नाम से क्या है, किसे पुकारा जाता है, ये मारवाड़ को बुलाया जाता है। ठीक है,
फिर हम बात करते हैं मारवाड़ की। मैंने राजधानी आपको बताई ही थी, मारवाड़ की राजधानी क्या रही थी, जोधपुर इसकी राजधानी रही थी। ठीक है, जो जोधपुर है, अगर हम बात करें जोधपुर नगर की स्थापना किसने की थी, तो जोधपुर नगर की जो स्थापना की थी राव जोधा जी के द्वारा हुई थी। किसके द्वारा, राव जोधा जी के द्वारा जोधपुर नगर की स्थापना हुई थी। कब हुई थी, तो 1458 में हुई थी। ठीक है, ये पॉइंट पहले आपको समझ लेने यहाँ पर। ठीक है, तो मारवाड़ जो शैली है उसको कई नामों से बुलाया जाता है, जैसे कि मरुभूमि है, मतलब मारवाड़ शैली नहीं, मारवाड़ को क्या है कई नामों से बुलाया जाता है, जैसे कि मरुभूमि है, मरुस्थली है, मरुमंडल है, मरुवन है। ठीक है, इसके अलावा मारवाड़ की अगर राजधानी की बात करें तो जोधपुर जो है वो इसकी राजधानी रही थी। ठीक है, जोधपुर नगर किसने बसाया अगर पूछा जाए तो आपको याद रखना है किसने, 1458 ईस्वी में किसने बसाया था, तो राव जोधा जी के द्वारा ये बसाया गया। ठीक है, और इन्हीं के नाम पर क्या है, ये नाम क्या पड़ा, जोधपुर शैली पड़ा। समझ में बात आई। अब हम बात करते हैं जो जोधपुर शैली है इसका विकास का श्रेय यानी किसके समय में ये विकसित हुई थी, तो आपको याद रखना है कौन से राजा हो जाएंगे, राजा मालदेव। ठीक है, तो जोधपुर शैली के विकास का श्रेय किसे जाता है, राजा मालदेव को जाता है। किसको जाता है, राजा मालदेव को जाता है। ठीक है, तो राजा यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, राजा मालदेव को, ठीक है, जोधपुर शैली के विकास का श्रेय यहाँ पर जाता है। ठीक है, श्रेय पूछा जाएगा, चरमोत्कर्ष काल पूछा जाता है, किसके समय में, किस राजा के समय में कौन सा काम विशेष हुआ, ये सारी चीज़ें आपकी पूछी जाती हैं। देखिए, कुछ शैली को आपको क्या है डिटेल में पढ़ना होता है, कुछ शैली को आपको क्या है डिटेल में पढ़ना होता है, और कुछ शैली को आपको थोड़ा सा ऊपर ऊपर का पढ़ना होता है। जैसे कि अगर हम बात करें मारवाड़ शैली की, अगर हम बात करें तो मारवाड़ शैली में आपको किन शैली को डिटेल में पढ़ना होगा, एक तो आपको जोधपुर शैली को डिटेल में पढ़ना होगा, जोधपुर शैली को डिटेल में पढ़ना होगा। ठीक है, इसके अलावा आपको बीकानेर शैली को डिटेल में पढ़ना होगा। ठीक है, और इसके अलावा आपको किशनगढ़ शैली को डिटेल में पढ़ना होगा। ठीक है, तो इन 3 शैली को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना, इससे क्वेश्चन आपके ज़्यादा आते हैं। इसके अलावा आपका जैसे कि अजमेर है और दूसरा कौन सा हो जाएगा, नागौर। नागौर में इधर लिख देती हूँ, नागौर। तो इन शैली को आपको बहुत डिटेल से नहीं पढ़ना है, लेकिन आपको पढ़ना है। ठीक है, तो जैसा कि पता है आज की क्लास में सब कुछ हम लोग कवर करेंगे। तो जोधपुर शैली विद डिटेल और बीकानेर शैली विद डिटेल और किशनगढ़ शैली विद डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, विद डिटेल हम लोग पढ़ेंगे, समझ में बात है। और नागौर शैली और अजमेर शैली को कुछ चीज़ें पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में जो चीज़ें पूछी जाती है। इतनी चीज़ें यहाँ पर हो गई। तो जोधपुर शैली के विकास का श्रेय आपका हो गया मालदेव, यहाँ पर राजा मालदेव के समय को जाता है। क्लियर। चलिए आगे हम यहाँ पर देखते हैं प्रमुख चित्रकार। ठीक है, मारवाड़ शैली में या जोधपुर शैली में किन चित्रकारों को आपको याद करना है वो चीज़ें हम लोग देखते हैं। देखिए, जब आप यहाँ पर चैप्टर में पढ़ते हैं यानी कि जब आप यहाँ पर बुक में पढ़ते हैं तो ये सारे जो चित्रकार हैं वो आपको एक जगह पे नहीं मिलते हैं। ठीक है, जब पूरे चैप्टर को आप रीड आउट करते हैं, फिर उसमें आप फाइंड आउट करते हैं कि कौन कौन से यहाँ पर चित्रकार हैं। लेकिन मेरी आपकी क्लास में आपको सारी चीज़ें क्या है, सीरियल वाइज, सीक्वेंस वाइज आपको चीज़ें मिल जाती हैं। ठीक है, इसी वजह से आपको यहाँ पर याद करने में भी आसानी रहती है। ठीक है, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, स्टडी एडुशिनो ही टेलीग्राम चैनल का नाम है। अगर आपने इसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। ठीक है, इस पीडीएफ के लिए, किसी भी पीडीएफ के लिए आपको कोई भी चार्ज देने की ज़रूरत नहीं होती है। टेलीग्राम चैनल पे आपको पीडीएफ और प्लस आपको नोटिफिकेशन और कभी कभी मैं आपको कुछ उसमें क्वेश्चंस देती हूँ, उससे आपको यहाँ पर चीज़ें समझ में आती हैं। ठीक है, यानी कि सिर्फ टेलीग्राम चैनल बनाने का सिर्फ पर्पज़ ये था कि आपको पीडीएफ दी जाए। ठीक है, इसके अलावा जो भी इन्फॉर्मेशन है या कोई भी नोटिफिकेशन है वो आपको दिया जाए, और इसके अलावा वहाँ पर जो आपके पोल में क्वेश्चंस हैं वो भी आपको कभी कभी मिलते हैं। ठीक है, तो वो सब चीज़ें आपको पता होंगी, जो नए हैं मैं उनको बता रही हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करें चित्रकार की, तो अमरदास इसका एक चित्रकार हो जाएगा, राम सिंह इसका एक चित्रकार हो जाएगा, छज्जू भाटी इसका एक चित्रकार हो जाएगा, और डालचंद भी इसका चित्रकार हो जाएगा, शिवदास भी इसका चित्रकार हो जाएगा, फतेह मोहम्मद भी इसका चित्रकार हो जाएगा, और गोपी कुमार भी इसके चित्रकार हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 7 चित्रकारों को मैंने लिख रखा है। तो कौन कौन से, अमरदास हो जाएंगे, राम सिंह हो जाएंगे, छज्जू भाटी हो जाएंगे, डालचंद हो जाएंगे, शिवदास हो जाएंगे, और फतेह मोहम्मद और गोपी कुमार, ये सारे चित्रकार ये आपके जोधपुर शैली से रिलेटेड हैं।
क्वेश्चन आपका पूछा जाता है एग्जाम में, इस तरीके से क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन सा ऐसा चित्रकार है जो जोधपुर शैली का है, या कौन सा ऐसा चित्रकार है जो जोधपुर शैली का नहीं है। तो ये क्वेश्चन आपका एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपसे एग्जाम में पूछे आते हैं चित्रकार, ठीक है, कौन सा चित्रकार किस शैली से है, या इनमें से कौन सा चित्रकार इस शैली का नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें आती हैं। अब हम बात करते हैं जोधपुर शैली के प्रमुख चित्र की बात करते हैं। कुछ चित्र मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं और कुछ चित्र मैं आपको अलग से बताऊंगी, उनको आपको नोट डाउन करना होता है, ठीक है। कुछ चित्र मैं आपको बताऊंगी भी और कुछ चित्र यहाँ पर आपके सामने लिख रखे हैं। सबसे पहले एक जो चित्र है आपका गुणकली रागनी, ठीक है, गुणकली रागनी जो चित्र है वो किसका है? ये आपका जोधपुर शैली का है। इसके अलावा ढोला मारू चित्र, अब देखिए इस ढोला मारू चित्र के बारे में मैं आपको कुछ चीज़ बताती हूँ, ठीक है। यानी कि इससे पहले जो मैंने आपको क्लास ली थी उसमें मैंने आपको ढोला मारू के बारे में बताया था। ढोला मारू क्या है? एक तरीके का ये ग्रंथ है, ठीक है। ढोला मारू क्या है? ये एक तरीके का ग्रंथ है, यानी एक तरीके का क्या है? ये एक ग्रंथ ही है ये, ठीक है। जो क्या है, किस भाषा में लिखा गया, कब लिखा गया, किसने लिखा, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर ढोला मारू के बारे में थोड़ा सा आपको रिकॉल करा देती हूँ, जिससे कि आपको यहाँ पर याद रहे। ढोला मारू की यहाँ पर बात करें तो ढोला मारू जो ग्रंथ है ये कब लिखा गया था? तो 1550 से लेकर के 1560 के बीच में लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया? कवि कल्लोल के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? कवि कल्लोल के द्वारा लिखा गया, ठीक है, कवि कल्लोल, ठीक है, कवि कल्लोल के द्वारा ये लिखा गया। किसके शासनकाल में लिखा गया? तो रावल हरिराज के शासनकाल में लिखा गया। रावल हरिराज, ठीक है, याद रखिएगा, रावल हरिराज के शासनकाल में ये लिखा गया। फिर आपको याद रखना है किस भाषा में लिखा गया? तो ये लिखा गया डिंगल, ठीक है, डिंगल और पिंगल भाषा में लिखा गया। डिंगल पिंगल भाषा में ये आपका ढोला मारू ग्रंथ लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया? तो कवि कल्लोल के द्वारा गया। किसके शासन पीरियड में लिखा गया? तो रावल हरिराज के शासनकाल में लिखा गया, ठीक है। और ये ग्रंथ है कहाँ का? तो जैसलमेर का हो जाएगा। समझ में बात आई? इतनी चीज़ आपको ढोला मारू के बारे में याद रखें। अगर आपसे पूछा जाए ढोला मारू का जो चित्रण है सबसे पहले कहाँ हुआ, तो वो आपको याद रखना है मेवाड़ शैली में हुआ। सबसे पहले जो चित्रण है ढोला मारू का वो किस में होता है? वो मेवाड़ शैली में होता है। और सबसे अधिक की अगर बात करें तो अधिक वाला आपको क्या याद रखना है? जोधपुर शैली, ठीक है, जोधपुर शैली या आपको मारवाड़ शैली याद रखना है। जो भी आपका ऑप्शन में होगा उस हिसाब से आप लगाएंगे। जो जोधपुर शैली वाला जो चित्र है वो आपका कौन सा वाला चित्र? 1880 वाला जो चित्र है वो आपका बहुत फेमस है। और ये कहाँ पर संग्रहित है? तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। समझ में बात आ रही? नई दिल्ली में ये संग्रहित है, ठीक है। यहाँ पर नई दिल्ली में इधर लिख देती हूँ, ठीक है, नई दिल्ली में ये क्या है? संग्रहित है, नई दिल्ली, ठीक है। मैंने क्या बताया? सबसे पहले अगर चित्र पूछा जाए तो मेवाड़ शैली का हो जाएगा, और सबसे अधिक बार या सबसे अच्छा पूछ लिया जाए तो आपको जोधपुर शैली का याद रखना है। जोधपुर शैली का जो चित्र है, जो ये वाला आपको याद रखना 1880 में बना हुआ है, ये कहाँ पर संग्रहित है? तो ये राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है, ठीक है। इतनी चीज़ आपको ढोला मारू से याद रखनी है। इसके अलावा आपको याद रखना जो ढोला मारू, ढोला कौन है? राजकुमार या राजा कह लीजिए। ढोला कौन हो जाएंगे? यहाँ पर राजकुमार हो जाएंगे। ढोला राजकुमार हो जाएंगे, राजकुमार, ठीक है। और मारू कौन हो जाएंगी? यहाँ पर राजकुमारी हो जाएंगी, मारू, ठीक है। लास्ट क्लास में शायद मैंने गलत बता दिया था, यानी कि मैंने उल्टा बोल दिया था, गलत नहीं, मैंने उल्टा बोल दिया था। तो ढोला कौन हो जाएंगे? राजकुमार, और मारू कौन सी हो जाएंगी? राजकुमारी हो जाएंगी, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर मैंने यहाँ पर क्लियर आउट कर दिया, ठीक है। तो ढोला राजकुमार और मारू राजकुमारी यहाँ पर हो जाएंगी। इतनी चीज़ यहाँ पर ढोला मारू से आपको याद रखनी है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रही हूँ, इसीलिए यहाँ पर मैंने फिर से बताया है। मेवाड़ शैली में भी आपको मैंने बताया था, इस शैली में फिर से बताई, तो इसका मतलब ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होगी, इसी वजह से मैंने यहाँ पर रिपीट किया। क्लियर बात होगी? तो ढोला यहाँ पर कौन हो जाएंगे? राजा या राजकुमार कह लीजिए। और मारू यहाँ पर कौन से हो जाएंगे? रानी या राजकुमारी कह लीजिए। हालांकि राजकुमार राजकुमारी यहाँ पर सेंस में आता है, ठीक है, जिनको क्या है? ऊंट पे बैठे हुए दिखाया गया है, ठीक है। समझ में बात है? इतनी चीज़ आ गई। आगे हम लोग चलते हैं। अगला जो चित्र है केश सवारती नायिका। केश सवारती जो नायिका है वो भी किसका हो जाएगा? जोधपुर शैली का ही चित्र हो जाएगा। जो चित्र आपके पूछे जाते हैं कहाँ पर संग्रहित है, बस उन्हीं चित्रों को आपको याद रखना है। सारे चित्रों को आपको ऐसे नहीं याद रखना। अगला है कांटा निकालते हुए, ठीक है, कांटा निकालते हुए। ये वाला जो चित्र है ये कहाँ पर संग्रहित है? प्रिंस ऑफ, ठीक है, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम, वेल्स म्यूजियम, ठीक है, वेल्स म्यूजियम में संग्रहित है। म्यूजियम,
ठीक है। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में ये संग्रहित है। कौन सा प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम जो है ये कहाँ पर पड़ेगा? मुंबई में। तो यहाँ पर ये क्या है? कांटा निकालते हुए ये जो चित्र है ये आपका यहाँ पर संग्रहित है। कहाँ पर? प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम में संग्रहित है। इसके अलावा दशहरा दरबार भी चित्र जो है किसका हो जाएगा? ये भी आपका हो जाएगा जोधपुर शैली का हो जाएगा। फिर कौन सा है? गुजरी रागनी। गुजरी रागनी भी किसका हो जाएगा? जोधपुर शैली का। स्त्री हुक्का पीते हुए। अब देखिए ये जो चित्र है थोड़ा सा अलग टाइप का लग रहा होगा आपको, तो आपको याद भी मेरे हिसाब से रहेगा। देखिए ज़्यादातर आपने देखा होगा कि हुक्का पीते हुए या टोबैको लेते हुए या कोई भी चीज़ नशे की लेते हुए वो ज़्यादातर मेल तबका ही यानी कि मेल लोग ही यानी कि जो मेल होते हैं या पुरुष जो होते हैं वही ज़्यादा इसका सेवन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करें? स्त्री को हुक्का पीते हुए दिखाएगा। ठीक है, यानी कि नशे वाली कोई भी चीज़ कह लीजिए वो ज़्यादातर आपने देखा होगा 90% में अगर देखेंगे तो यहाँ पर 90 क्या 99% जो है पुरुष ही करते हैं। 1% ही कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो क्या है हुक्का है या जो अल्कोहल है इन सब का सेवन करती है। कुछ महिलाएं हैं जो आपकी देखा होगा जो बड़े बड़े शहर की होती हैं वो सब इन चीज़ों में पड़ जाती है, लेकिन नॉर्मली आप देखते हैं कि यहाँ पर पुरुष ही करते हैं। ठीक है, सारे पुरुष की मैं बात नहीं कर रही हूँ, मतलब रेशियो अगर निकाला जाए मैं उसकी बात कर रही हूँ। समझ में बात आई? तो यहाँ पर याद करना आपको इसी तरीके से याद रखिएगा। स्त्री को हुक्का पीते हुए किसमें दिखाया गया है? जोधपुर शैली में बताया गया। ठीक है, यानी कि जोधपुर से याद रखिएगा जोधाबाई, और जोधाबाई के काल में क्या है? स्त्री हुक्का भी पीती थी। ऐसा यहाँ पर चित्र आपको किस में मिल जाएगा? जोधपुर शैली में मिल जाएगा। ठीक है, ये कुछ चित्र अलग सा है इसलिए आपको याद रहेगा मेरे हिसाब से, और मैं इस पर फोकस इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये चित्र आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर कुछ चित्र यहाँ पर इतने ही हैं, तो मैं आपको अलग से लिख के बता देती हूँ कौन कौन से चित्र आपको और यहाँ पर याद रखने हैं। देखिए यहाँ पर संगीत का आनंद लेते हुए। ठीक है, अगला चित्र यहाँ पर लिखिए संगीत का आनंद लेते हुए। आनंद लेते हुए ये भी चित्र याद रखना है। इसके अलावा कौन सा याद रखना है? झूला झूलते हुए। झूला, ठीक है, झूलते हुए, झूला झूलते हुए। ओके, नेक्स्ट चित्र आपको याद रखना कबूतर उड़ाती स्त्रियां। कबूतर, कबूतर उड़ाती, ठीक है, कबूतर उड़ाती स्त्रियां भी जो है इसी का यहाँ पर चित्र हो जाएगा। स्त्रियां, क्लियर, यहाँ पर हो जाएगा। इसके अलावा आप याद रखिएगा कौन सा इसके अलावा आप याद रखिएगा अरे दो सहेलियाँ। ठीक है, दो सहेलियाँ, दो सहेलियाँ, ये भी आपका किसका चित्र हो जाएगा? ये भी आपका जोधपुर शैली का चित्र हो जाएगा। क्लियर बात? फिर इसके अलावा कौन सा याद रखेंगे? जैसे कि यहाँ पर पाबू जी तथा हबड़ू जी का फड़ चित्र है, ये भी आपका फेमस है। किसका? पाबू जी। मैं लिख देती हूँ तो याद रहेगा आपको, ज़्यादा अच्छे से नोट डाउन हो जाएगा। पाबू जी और हबड़ू जी, पाबू जी तथा हबड़ू जी। ठीक है, हबड़ू जी का फड़ चित्र। ठीक है, तो ये सारे जो है चित्र, फड़ चित्र, ये सारे जो चित्र हैं वो आपके किसके हो जाएंगे? जोधपुर शैली से संबंधित ये आपके चित्र हो जाएंगे या मारवाड़ शैली से संबंधित चित्र हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये चित्र आपको याद रखना है। ये जो आपका स्त्री हुक्का पीते हुए जो चित्र है वो किसने बनाया है? तो ये जो स्त्री हुक्का पीते हुए जो किसने बनाया है? ये बनाया है शिवदास भाटी का चित्र है। किसका चित्र है? शिवदास। शिवदास जो भाटी हैं वो आपके जोधपुर शैली के ही चित्रकार है। शिवदास भाटी का ये चित्र है जो मैंने यहाँ पर आपको बताया भी है, यहाँ पर शिवदास भाटी। ठीक है, ये आपके यहाँ पर हो जाएंगे। शिवदास भाटी का चित्र है। कौन सा चित्र? स्त्री हुक्का पीते हुए। समझ में बात है? तो ये आपको यहाँ पर चीज़ क्लियर हो गई। आगे हम लोग यहाँ पर चलते, ये नोट डाउन आपने कर लिए होंगे। ठीक है, नहीं नोट डाउन किए तो उसको पॉज करिए वीडियो को और यहाँ पर नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ चित्र और मैं बता दूँ। ठीक है, एक चित्र और याद रखना, प्रहलाद चरित। ठीक है, एक चित्र और याद रखिएगा, प्रहलाद। मान लीजिए पूछ लिया जाए बाद में आपका आपने बताया नहीं, प्रहलाद चरित, ये भी किसका चित्र हो जाएगा? ये भी आपका जोधपुर शैली का ही चित्र हो जाएगा। ये भी आपको यहाँ पर नोट डाउन कर लेना है। ठीक, क्लियर? चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं इसकी विशेषता देखते हैं। ठीक है, जोधपुर शैली की मुख्य विशेषता क्या है जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है? जोधपुर शैली को हम लोग को डिटेल से पढ़ना ही पढ़ना है। चलिए यहाँ पर देखिए, समझिए, यहाँ पर बहुत अच्छे से समझिए। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, पुरुषों की बात करते हैं। ठीक है, पुरुषों की बात यहाँ पर करते हैं। पुरुषों में जो आपके चित्र बने हैं उनकी जो आँखें हैं, आँखें कैसी बनाई गई हैं? आँखें कैसी बनाई गई? बड़ी बड़ी आँखें बनाई गई, बड़ी बड़ी आँखें यहाँ पर बनाई गई हैं।
और यहाँ पर मूछें कैसी बनाई गई, मूछें याद रखिए, मूछें कैसी बनाई गई, मूछें भी बहुत बड़ी बड़ी बनाई गई हैं, जो क्या है कान तक के खिंची हुई हैं। ठीक है, कान तक के मूछें खिंची हुई यहाँ पर बनाई गई हैं। और कैसी घनी दाढ़ी यहाँ पर बनाई गई, घनी दाढ़ी। ठीक है, तो ये आपकी पुरुष वाली यहाँ पर पुरुष जो आकृति है उनकी ये क्या हो गई, आपकी विशेषता हो गई। ठीक है, आंखें कैसी बनी बनी है, तो बड़ी बड़ी आंखें हैं। मूछें क्या है, इतनी लंबी है जैसे कि कान तक खींच रही है। और दाढ़ी कैसी है, बिल्कुल घनी दाढ़ी, बढ़िया सी दाढ़ी यहाँ पर बनाई गई है। ये पुरुष की बात हो गई। अब हम बात करते हैं जो यहाँ पर जो पुरुष हैं उन्होंने क्या पगड़ियाँ भी कहीं कहीं पहन रखी हैं। और पगड़ियाँ कैसी, शिखराकार यानी शिखर वाली पगड़ी हैं, शिखर वाली पगड़ी है। और साथ में उसमें क्या है, अलंकरण भी है, साथ में उसमें क्या है, अलंकरण भी यहाँ पर दिया है। ठीक है, अलंकरण भी यहाँ पर दे रखा है, किसमें, पगड़ी में। ठीक है, तो ये आपकी पगड़ी से रिलेटेड चीज़ हो गई। अब हम बात करते हैं स्त्री की, बात करते हैं स्त्री की आंखें कैसी बनेगी, खंजन पक्षी की तरह, खंजन पक्षी की तरह स्त्री की आंखें बनाई गई हैं। स्त्री की जो आंखें हैं वो कैसी बनाई गई, खंजन पक्षी की तरह बनाई गई हैं। अब हम यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ पर रंग की बात करेंगे, यहाँ पर किन तरीके के रंगों का यूज़ हुआ है। देखिए, जैसे कि आपने मेवाड़ शैली में पढ़ा था, मेवाड़ शैली में क्या है, लाल रंग और पीले रंग का यहाँ पर चित्रण हुआ है। ठीक है, लाल रंग और पीले रंग की क्या है यहाँ पर अधिकता है। अब ऐसा नहीं सिर्फ लाल और पीले रंग ही मिले हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है, लेकिन लाल और पीले रंग की क्या अधिकता है। जैसे कि मेवाड़ शैली में भी लाल रंग और पीले रंग का यूज़ ज़्यादा हुआ है, उसी तरीके से आपका जोधपुर शैली में भी लाल और पीले रंग का यूज़ ज़्यादा हुआ है। और पीले रंग में भी अगर पूछा जाए तो मटमैले पीले रंग का प्रयोग किया गया है, मटमैले पीले रंग का प्रयोग किया गया है, किसमें, जोधपुर शैली में किया गया है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर पक्षी में कौन सा पक्षी सबसे ज़्यादा यहाँ पर चित्रण हुआ, किस पक्षी का अलंकरण सबसे ज़्यादा हुआ है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो जिस पक्षी की अगर बात करें तो खंजन पक्षी का अलंकरण सबसे ज़्यादा, यानी खंजन पक्षी का चित्रण सबसे ज़्यादा हुआ है। ठीक है, याद रखिए, जोधपुर शैली में किस पक्षी का, जोधपुर शैली में किस पक्षी का अंकन सबसे ज़्यादा मिलता है, तो आपको याद रखना खंजन पक्षी का हो जाएगा। और जोधपुर शैली में पूछा जाए पशु का, कौन से पशु का अंकन सबसे ज़्यादा हुआ है, तो सबसे ज़्यादा किसका हो, ऊँट का हुआ है। ठीक है, तो ऐसा नहीं सिर्फ ऊँट का हुआ है, ऊँट के अलावा घोड़ा है, हिरन है, श्वान है, तो इन सभी पशुओं का अंकन मिल जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा पूछा जाए तो आपको ऊँट याद रखना है, पक्षी में सबसे ज़्यादा पूछा जाए तो खंजन याद रखना है, अगर वृक्ष में सबसे ज़्यादा पूछा जाए तो आपको आम यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये तीनों ही चीज़ आपको याद रखनी है। खंजन पक्षी हो जाएगा, ऊँट पशु हो जाएगा और आम वृक्ष, इन तीनों चीज़ों का अंकन ज़्यादा हुआ है जोधपुर शैली में। ठीक है, समझ में बात आई। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर बादल कैसे बने हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं बादल यहाँ पर कैसे बने। यहाँ पर जो बादल है वो कैसे बनाए गए हैं, गहरे रंग के बादल, गहरे रंग के बादल बनाए गए। ठीक है, बादलों को कैसा बनाया गया है, गहरे गहरे रंग के। और कैसा शेप अगर पूछा जाए, गोलाकार, गोलाकार में कैसा, कुंडलीकृत यहाँ पर शेप बनाया गया। ठीक है, क्वेश्चन आपका ऐसे आएगा, गोलाकार कुंडलीकृत बादल का अलंकरण या गोलाकार कुंडलीकृत बादल कहाँ पर दिखाए गए हैं, तो आपको कहाँ पर बताना है, आपको जोधपुर शैली यहाँ पर बताना है। फिर हम बात करते हैं स्त्रियों की, बात करते हैं स्त्रियों में कैसे कैसे किस स्त्रियों को किस आकार में बनाया गया है। स्त्रियों के जो फोरहेड हैं या माथे हैं या मस्तक है या कह सकते हैं पेशानी है, तो इनको कैसे बनाया गया है। देखिए यहाँ पर याद रखिएगा, एक तो आपका माथा पूछ ले, ठीक है, माथा बोले या पेशानी बोले, पेशानी को भी क्या बोलते हैं, माथा ही बोलते हैं, ये उर्दू वर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मस्तक को क्या है, मस्तक, तो मस्तक कैसे हल्के पीछे धंसे हुए हैं, स्त्रियों के जो मस्तक हैं वो हल्के पीछे धंसे हुए हैं। और स्त्रियों को क्या है, टोपी, कहीं कहीं स्त्रियों को टोपी पहने हुए भी दिखाया गया है। ठीक है, हर जगह नहीं। ठीक है, तो स्त्रियों को हुक्का पीते हुए, स्त्रियों को टोपी पहने हुए कहाँ पर दिखाया गया है, तो आपको याद रखना है जोधपुर शैली में दिखाया गया है। ठीक है, जोधपुर शैली में दिखाया गया है, ये आप अच्छे से यहाँ पर याद रखिएगा, ये इसकी विशेषता हो जाएगी। क्लियर, तो मस्तक कैसे है, पीछे हल्के धंसे हुए हैं, स्त्रियाँ यहाँ पर कहीं कहीं पर टोपी पहने दिखाया गया है, और स्त्रियों को क्या है, हुक्का पीते हुए स्त्रियों को हुक्का पीते हुए भी जोधपुर शैली में ही दिखाया गया है। क्लियर बात। अब हम बात करते हैं महत्वपूर्ण तथ्य की बात करते हैं। ठीक है, काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ ली हैं, लेकिन अभी भी बहुत सी चीज़ें आपकी जोधपुर शैली से बाकी हैं, लेकिन आपको समझ में चीज़ें आ रही होंगी और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप परेशान नहीं होंगे, क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है। अगर सिलेक्शन लेना है तो परेशान होंगे तो फिर
बात नहीं बनेगी। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर जोधपुर शैली के महत्वपूर्ण तथ्य। अब देखिए इस मरुभूमि को मैंने आपको बताया, मरुभूमि, मरुस्थल, मरुमंडल, ठीक है, इन सभी किसको कहते हैं? जोधपुर को ही कहते हैं। अब यहाँ पर अगर हम बोले प्रथम चित्रित अवशेष आपको कहाँ से प्राप्त होते हैं? जोधपुर शैली के प्रथम चित्रित अवशेष आपके कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो आपको क्या बताना है, ये आपके प्राप्त होते हैं ओद नियुक्ति व्रत, जो कब लिखी गई थी? 1060 में। ठीक है, 1060 में क्या है आएगा। ठीक है, तो इस मरुभूमि में प्रथम चित्रित अवशेष औघर नियुक्ति वृत्ति जो 1060 में अपभ्रंश शैली के अंतर्गत चित्रित हुई थी। तो 1060 में चित्रित हुई थी और ये क्या है, कैसे? अपभ्रंश शैली में। अब मैंने आपको बताया भी था अपभ्रंश शैली में, मैंने आपको बताया था जो राजस्थानी शैली है वो क्या है आपकी, किससे निकल के आती है? अपभ्रंश शैली से ही निकल के आती है। अपभ्रंश शैली की कुछ विशेषता हट करके वो किस में प्रवेश कर जाती है? वो राजस्थानी शैली के अंतर्गत वो आ जाती है। ठीक है, अपभ्रंश शैली को भी कई नामों से बुलाते हैं, जैसे कि इसको जैन शैली भी कहते हैं, इसको आपको गुजराती शैली भी कहते हैं, गुजराती शैली भी कहते हैं, इसके अलावा इसको पश्चिमी भारतीय शैली भी कहते हैं। ठीक है, भारत के पश्चिम में होने की वजह से इसको पश्चिमी भारतीय शैली कहते हैं। जैन धर्म से संबंधित चित्र ज़्यादा होने की वजह से इसको क्या बोलते हैं? जैन शैली बोलते हैं। और गुजरात में इसका मुख्य केंद्र गुजरात में होने की वजह से वो क्या हो जाएगी आपकी गुजराती शैली भी कुछ विद्वान इसे कहते हैं। और इसमें क्या अपभ्रंश का मतलब ही होता है गिरावट वाली चीज़। ठीक है, तो यहाँ पर जो चित्र बने हुए हैं वो कैसे हैं? बिल्कुल कोड़िए चित्र बने हुए हैं, जकड़े वाले चित्र बने हुए, इसीलिए इसको अपभ्रंश शैली कहते हैं। ठीक है, तो इन वजह से अपभ्रंश शैली को अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से बुलाया। ठीक है, और अपभ्रंश शैली क्या है? अपभ्रंश शैली से ही निकल करके आपकी राजस्थानी शैली आती है। ठीक है, इसी वजह से यहाँ पर यही चीज़ यहाँ पर बता रहा है, जो ये आपका ओद नियुक्ति वृत्ति 1060 में जो आपका है उसमें जो आपको चित्र मिलता है वो क्या है? वो पूरी तरीके से किस शैली से रिलेटेड लगता है? अपभ्रंश शैली से लगता है, जो आपका राजस्थानी शैली का प्रथम चित्रित आपको अवशेष मिल जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर चीज़ें आपको याद रखनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने यहाँ पर आपको बताई है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर चलते हैं। यहाँ पर ठीक है, मारवाड़ शैली अपने स्वतंत्र, ठीक है, मारवाड़ शैली का स्वतंत्र रूप से उदय किस राजा के शासन से होता है? ठीक है, किस राजा के शासन से होता है? तो आपको याद रखना महाराजा अजीत सिंह के राज्य से होता है। महाराजा अजीत सिंह के समय से ये क्या है? अपने स्वतंत्र रूप से यहाँ पर आती है। कौन सी? जोधपुर शैली यहाँ पर आती है। ठीक है, तो क्या बात याद रखना है आपको? मारवाड़ शैली का स्वतंत्र रूप से उदय किसके टाइम से होता है? तो महाराजा अजीत सिंह के टाइम से होता है। ठीक है, ऐसी चीज़ें पूछी जाती हैं। और ये आपका चरमोत्कर्ष पीरियड किसके टाइम में होता है? विकास किसके टाइम में होता है? किस राजा के समय में कौन से स्पेशल चित्र बने? ये सारी चीज़ें आपकी पूछी जाती हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको यहाँ पर याद भी रखना है। ठीक है, तो ये आपकी चीज़ हो गई। तो जोधपुर शैली स्वतंत्र रूप से या स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में कब से आती है? तो किसके कब से आती है? तो आपको याद रखना अजीत सिंह के समय से आती है। कौन से? यानी कि अजीत सिंह राजा, ये नाम है राजा का, महाराजा का नाम है अजीत सिंह के समय से ये क्या है? अपने अस्तित्व में आती कौन सी? जोधपुर शैली आती है। ठीक है, आगे हम चलते हैं चरमोत्कर्ष काल की, यानी कि ये किसके काल में सबसे ज़्यादा फली फूली या पूरी तरीके से यहाँ पर प्रफुल्लित हो चुकी थी? तो कौन से राजा हो जाएंगे? राजा मानसिंह यहाँ पर हो जाएंगे। जो मानसिंह राजा थे ये क्या है? बहुत बड़े कला प्रेमी शासक थे, कला प्रेमी शासक थे। इसी वजह से इन्होंने कला को बढ़ावा दिया। ठीक है, आपको मैंने बताया कि जो जिस चीज़ में इंटरेस्टेड होता है वो उसी चीज़ को आगे बढ़ाता है। ठीक है, उसी तरीके से जो राजा मान सिंह थे वो भी क्या है? कला प्रेमी शासक थे, विद्या व्यसनी उच्च कोटि के विद्वान थे। ठीक है, इसी वजह से क्या है? इन्होंने कला को बढ़ावा दिया और इनके ही काल में क्या है? जो आपकी जोधपुर शैली है वो पूरी तरीके से क्या है? चरमोत्कर्ष काल में थी। यानी कि गोल्डन पीरियड अगर आप पूछा जाए जोधपुर शैली का तो मान सिंह का काल आपका गोल्डन पीरियड यहाँ पर रहेगा। क्लियर बात हुई? इतनी चीज़ें आपको यहाँ पर समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं जो राजा मान सिंह थे, इन्होंने ही कर्नल टॉड की क्या है? हेल्प की थी। किसमें? मारवाड़ का इतिहास लिखने में। मारवाड़ का इतिहास लिखने में कर्नल टॉड की, कर्नल टॉड ने क्या किया था? कर्नल टॉड ने मारवाड़ का इतिहास लिखा था। कर्नल टॉड ने कर्नल टॉड ने
मारवाड़ का इतिहास लिखा था। ठीक है, कर्नल टॉड ने मारवाड़ का इतिहास लिखा था और इस मारवाड़ के इतिहास को लिखने में किसने इसकी हेल्प की थी? हेल्प किसने की थी? तो आपको याद रखना किसने की थी? मान सिंह ने हेल्प की थी। ठीक है, ये आपको चीज़ यहाँ पर याद रखनी है। पहला क्वेश्चन क्या बनता है? मारवाड़ का इतिहास किसने लिखा? तो कर्नल टॉड ने, जो ब्रिटिश अधिकारी थे। कर्नल टॉड कौन थे? ये ब्रिटिश अधिकारी थे जिन्होंने क्या है मारवाड़ का इतिहास लिखा। और इन मारवाड़ का इतिहास लिखने में मदद किसने की? किस राजा ने मदद की? तो राजा मान सिंह ने मारवाड़ का इतिहास लिखने में मदद की थी। किसकी मदद की थी? कर्नल टॉड की मदद की थी। क्लियर? इतनी चीज़ आपको यहाँ पर मान सिंह के टाइम से याद हो गई, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया किस राजा में क्या चीज़ स्पेशल हुई, वो चीज़ आपको यहाँ पर पूछे जाते हैं। अगले हम राजा की बात करते हैं, राजा भीम सिंह की बात करते हैं। ठीक है, भीम सिंह यहाँ पर मैं लिखती हूँ तो आप याद रखिए कि भीम सिंह की यहाँ पर बात करते हैं। अब भीम सिंह में क्या ऐसी चीज़ है आपको याद रखना है? जो महाराजा भीम सिंह के राज्य में क्या होता है? मुख्यतः व्यक्ति चित्र, दरबार और जुलूस चित्र अधिक बने थे। कौन कौन से चित्र अधिक बने थे? याद रखिएगा। ठीक है, कौन कौन से चित्र यहाँ पर अधिक बने थे? याद रखिएगा। सबसे पहले व्यक्ति चित्र। ठीक है, व्यक्ति चित्र। ठीक है, तो राजा भीम सिंह के समय में व्यक्ति चित्र अधिक बने। इसके अलावा दरबार चित्र। ठीक है, दरबार चित्र। और इसके अलावा जुलूस वाले जो चित्र क्या है? जुलूस वाले जो चित्र हैं वो आपके किसके टाइम में? व्यक्ति चित्र, दरबार चित्र और जुलूस वाले चित्र किसके टाइम में अधिक बने? तो आपको याद रखना महाराजा भीम सिंह के टाइम में अधिक बने थे। भीम सिंह के टाइम में अधिक बने थे। ठीक है, मान सिंह में मैंने आपको बता दिया, क्या बताया? तो यहाँ पर आपको मैंने बताया चरमोत्कर्ष पीरियड हो जाएगा। ठीक है, और जो मान सिंह थे उन्होंने कर्नल टॉड की हेल्प भी की थी किसमें? मारवाड़ का इतिहास लिखने में। और भीम सिंह के टाइम में मैंने आपको क्या बताया? व्यक्ति चित्र, दरबार चित्र और जुलूस वाले चित्र ज़्यादा बने। तो आपको याद रखना है किसमें हो जाएंगे? भीम सिंह यहाँ पर आपको याद रखना है। क्लियर? चलिए आगे यहाँ पर चलते हैं हम लोग। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दो आपको ग्रंथ अच्छे से याद रखने। एक तो डिंगल भाषा का ग्रंथ, डिंगल में यानी कि डिंगल भाषा का। एक तो गुणभाष ग्रंथ जो है वो किसने लिखा है? हेमकवि ने लिखा है। और दूसरा गुण रूपक जो ये भी आपका डिंगल भाषा में लिखा गया है, डिंगल भाषा में लिखा गया है। और ये भी आपका जो है डिंगल भाषा में, ये भी आपका डिंगल भाषा में ही लिखा गया है। ठीक है, गुणभाष किसका है? हेमकवि का है। और गुण रूपक किसका है? केशवदास का है। ठीक है, केशवदास गार्डे। यहाँ पर पूरा नाम आपको ये याद रखना, केशवदास गार्डे। ठीक है, तो गुणभाष हेमकवि का हो जाएगा और गुण रूपक केशवदास गार्डे। यहाँ पर जो है ये दो आपको ग्रंथ याद रखने हैं, बहुत अच्छे से याद रखने। ये एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपको ये ग्रंथ आपको अच्छे से याद रखने हैं। क्लियर बात होगी? चलिए आगे हम लोग यहाँ पर चलते हैं। ये आपके ग्रंथ हो गए। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर जितनी भी चीज़ें बन रही थी जोधपुर शैली में, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। ठीक है, कुछ और पॉइंट देखते हैं रह गए होंगे तो वो भी मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे कर रही हूँ तो आप मुझे यहाँ पर बताइए। ठीक है, तो जोधपुर शैली के बारे में कुछ और पॉइंट मैं यहाँ पर बता दूँ जिससे कि आपको यहाँ पर याद रहे। पहला क्वेश्चन आपको तो यही है, यानी कि इसका आंसर आपको देना है कॉमेंट बॉक्स में। कॉमेंट बॉक्स में आपको ये आंसर देना है, कॉमेंट बॉक्स में ये आपको आंसर देना है। ठीक है, क्या क्वेश्चन है आपका? मारवाड़ शैली में किस रंग की अधिकता है? रंग, किस रंग की अधिकता है मारवाड़ शैली में? वो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, ये चीज़ आपको बतानी है। मारवाड़ शैली के चित्रों में जो हाशिए बने थे वो कैसे बने थे? पीले कलर के हाशिए बने थे। ये आपका रह गया, ये मैं अभी बता दे रही हूँ। जो हाशिए बने थे यहाँ पर कैसे हाशिए बने थे? पीले कलर के हाशिए आपके जोधपुर शैली या मारवाड़ शैली में बने थे। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको बताया भी है। ठीक है, अब यहाँ पर ढोला मारू जो चित्र है वो जो है, जो ढोला मैंने बताया था राजकुमार या राजा भी लिखा मिलता है और मारू आपकी राजकुमारी या रानी भी लिखा मिलता है। ठीक है, तो ढोला मारू, ढोला राजा और मारू राजकुमारी जो चित्र है वो उस पर किस पे बैठे हुए, यानी किस जानवर पे बैठे दिखाया गया है। ठीक है, किस जानवर पे बैठे दिखाया गया है, किस पशु पे बैठे दिखाया गया है? कौन सा चित्र? ढोला मारू। ठीक है, ढोला मारू। ठीक है, इसका आपको आंसर मुझे देना है। ठीक है, ये भी आपका ये पहला क्वेश्चन होगा, ये दूसरा क्वेश्चन होगा, ये आपको आंसर देना है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। और एक क्वेश्चन और मुझे बताइए, एक और कुछ देखिए, क्वेश्चन आप जब बताएंगे तो मुझे समझ में आएगा कि आपको कितनी चीज़ें समझ में आई। ठीक है, ये सिर्फ क्वेश्चन पूछने का, बस ये क्वेश्चन सिर्फ मैं इसीलिए पूछ रही हूँ, वरना कोई और रीज़न नहीं है। ठीक है, हाँ एक चीज़ और आपको याद रखनी है। क्या मैं बताने जा रही थी? ठीक है, क्या मैं बताने जा रही थी, मैं भूल गई खुद ही। चलिए चरमोत्कर्ष पीरियड बता दीजिएगा, चरमोत्कर्ष पीरियड बता दीजिए, चरमोत्कर्ष पीरियड यहाँ पर बता दीजिएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आपके इस शैली से हो गए। चरमोत्कर्ष पीरियड। ठीक है, चरमोत्कर्ष
ऐसे लिखा जाएगा चरमोत्कर्ष, जल्दी से बताइए। तो चरमोत्कर्ष पीरियड इसका कौन सा हो जाएगा? ठीक है, चरमोत्कर्ष गलत लिख दिया है मैंने। ठीक है, चरमोत्कर्ष ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, ये है आपका चरमोत्कर्ष पीरियड। ठीक, तो जोधपुर शैली का चरमोत्कर्ष पीरियड, कौन से रंगों का यूज ज़्यादा हुआ है, और ढोला मारू को किस पशु पे बैठे दिखाए गए। तो ये 3 क्वेश्चन आपके जोधपुर शैली से हो गए। अब आगे हम लोग चलते हैं किसमें? बीकानेर शैली में चलते हैं। ठीक है, बीकानेर शैली को यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, बीकानेर शैली स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे बीकानेर शैली की स्थापना किसने की। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग स्थापना ही देखते हैं ना, तो बीकानेर शैली की स्थापना किसने की? ठीक है, तो बीकानेर शैली नहीं, बीकानेर की स्थापना यानी कि बीकानेर नगर की स्थापना किसने की? तो आपको याद रखना है, बीकानेर नगर की जो स्थापना की थी किसने? राव बीकाजी के द्वारा हुई थी। किसके द्वारा? बीकाजी के द्वारा हुई थी, और इन्हीं के नाम पे क्या पड़ा? बीकानेर पड़ा। ठीक है, तो बीकानेर नगर की स्थापना राव बीकाजी के द्वारा की गई, और इन्हीं के नाम पर इस राज्य का नाम क्या पड़ा? बीकानेर पड़ा। ठीक है, कब हुई थी? तो आपको याद है 1488 में इसकी स्थापना हुई थी। कहीं पर 88 भी लिखा मिलता है, 1485 और 88 आप दोनों ही याद रखिएगा। ठीक है, तो 1488 या 85 दोनों ही आपको याद रखना है। समझ में बात आई? तो बीकानेर की स्थापना कब हुई थी? तो 1488 में हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? तो राव बीकाजी के द्वारा हुई थी, और इन्हीं के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा? तो बीकानेर नाम पड़ा। क्लियर? इस राज्य को उत्तर भारत काल में क्या कहते थे? जांगल देश भी कहते। जैसे मैंने आपको मारवाड़ के आपके कई नाम बताए, उसी तरीके से इसको इस राज्य को उत्तर भारत काल में क्या नाम, किस नाम से पुकारा जाता था? जांगल देश के नाम से पुकारा जाता था। ठीक है, तो इस राज्य को उत्तर भारत काल में किस नाम से बुलाया जाता? जांगल देश के नाम से बुलाया जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए जांगल देश इनमें से किसका नाम है, तो आपको याद रखना बीकानेर का यहाँ पर नाम हो जाएगा। क्लियर? कब इसको नाम जांगल देश था? तो उत्तर भारत काल में इसको जांगल देश कहा जाता था। ठीक है, ये चीज़ आपकी, इतनी चीज़ आपकी पहले स्लाइड में आपको समझ में आ गई। आगे हम चलते हैं यहाँ पर। अब देखिए, बीकानेर शैली में क्या होता है? मुस्लिम चित्रकार भी थे, यानी कि बीकानेर जो शैली थे उसमें क्या सबसे ज़्यादा अगर चित्रकार थे वो कैसे चित्रकार थे? मुस्लिम चित्रकार थे। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाए इनमें से कौन सी ऐसी शैली जिनमें सबसे ज़्यादा मुस्लिम चित्रकार थे, तो बीकानेर शैली में सबसे ज़्यादा मुस्लिम चित्रकार थे। ठीक है, ये आपको चीज़ समझ में आ गई। आगे हम बात करते हैं इस क्षेत्र का सर्वप्रथम अन्वेषण का मतलब यहाँ पर खोज। तो इटली के एक कौन थे? पुरातत्ववेत्ता थे, यानी पुरातत्ववेत्ता थे, जिनका नाम क्या था? एलसी टेसीटोरी। क्या नाम था? एलसी टेसीटोरी यहाँ पर इनका नाम था। ठीक है, सन 1916-17 में हुई। ठीक है, सबसे पहले इसकी खोज यानी कि इस क्षेत्र की खोज किसके द्वारा हुई? तो आपको याद रखना टेसीटोरी के द्वारा हुई। टेसीटोरी के द्वारा यहाँ पर हुई। ठीक है, ये कहाँ के थे? तो ये थे इटली के थे। कहाँ के थे? इटली के थे। कब हुई? तो आपको याद है 1916-17 में इसकी खोज हुई। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में बात है। इसके बाद क्या होता है? 1941 में हम लोग आते हैं। यहाँ पर डॉक्टर ऑरेल स्टेइन और फिर 1946 में आते हैं जर्मन ये कलाविद थे। कौन थे? हरमन गोएट्स ने इस क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण खोजें की। ठीक है, तो आपको ये सन यहाँ पर सन नहीं याद रखने हैं, याद क्या रखना है? सबसे पहले अगर बात करें तो इसकी खोज किसने की? ठीक है, तो आपको याद रखना किसने की? टेसीटोरी ने की। ये कहाँ के थे? तो इटली के थे। कब की थी? तो 1916-17 में की। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद इन्हीं खोजों को आगे बढ़ाने का जो श्रेय है वो किसे जाता है? तो 2 आपको याद रखना है, एक तो ऑरेल स्टेइन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? ऑरेल। ठीक है, ऑरेल स्टेइन। ठीक है, यानी कि इन खोजें, देखिए शुरुआत में क्या होता है थोड़ी बहुत चीज़ें होती हैं, लेकिन बाद में उनमें क्या होता है और चीज़ें यहाँ पर निकल के बाहर आती हैं। तो उसी तरीके से ये आपके कौन हो जाएंगे? ऑरेल स्टेइन। ठीक है, और दूसरे कौन से हो जाएंगे? ये आपको ये हो जाएंगे, और दूसरे कौन से हो जाएंगे? हरमन गोएट्स यहाँ पर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? हरमन। ठीक है, गोएट्स यहाँ पर हो जाएंगे। इन दो लोगों ने इन खोजों को क्या है आगे बढ़ाया, यानी कि और भी इसमें वृद्ध खोजें की। ठीक है, ये चीज़ आपकी किससे हो गई? बीकानेर शैली से। यहाँ पर इतनी चीज़ आपको हो गई।
फिर हम बात करते हैं, यहाँ पर देखते हैं बीकानेर शैली के महत्वपूर्ण चित्रकार। जैसे कि सबसे पहले जोधपुर शैली में चित्रकार देखे, फिर वहाँ पर भी हम लोगों ने चित्र देखे, चित्रकार देखे, फिर विशेषता देखी, फिर आपने तथ्य देखे। उसी तरीके से यहाँ पर भी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले चित्रकार की बात करें तो एक तो आपके रुकनुद्दीन हो जाएंगे और शाहुद्दीन हो जाएंगे। ठीक है, रुकनुद्दीन और शाहुद्दीन हो जाएंगे। रुकनुद्दीन जो है इनके बेटे का ही नाम शाहुद्दीन था। अगले कौन से हो जाएंगे, बहाउद्दीन हो जाएंगे और अली रज़ा हो जाएंगे। और दूसरे कौन से, हसन रज़ा हो जाएंगे। फिर हैं अहमद उमरानी हो जाएंगे, कासिम उमरानी हो जाएंगे, उस्ताद कादिर हो जाएंगे, मोहम्मद उस्ताद हो जाएंगे और मोहम्मद इब्राहू हो जाएंगे। तो ये आपके चित्रकार किस शैली से रिलेटेड है, ये आपके हो जाएंगे बीकानेर शैली से रिलेटेड हो जाएंगे। ठीक है, समझ में बात आई। तो आपको याद रखना है, ये जो शिहाउद्दीन थे ये क्या हो जाएंगे, पुत्र हो जाएंगे, और ये क्या हो जाएंगे, पिता हो जाएंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। जो शिहाउद्दीन थे ये क्या हो जाएंगे, पुत्र हो जाएंगे, और रुकनुद्दीन क्या हो जाएंगे, पिता हो जाएंगे। तो शिहाउद्दीन रुकनुद्दीन का पुत्र था। ठीक है, समझ में बात आई। और यहाँ पर जो हसन रज़ा हैं ये भी क्या हो जाएंगे, पुत्र हो जाएंगे। किसके पुत्र हो जाएंगे, अली रज़ा के पुत्र हो जाएंगे। तो याद रखिएगा, तो अली रज़ा पिता हो जाएंगे और हसन रज़ा क्या हो जाएंगे, ये पुत्र हो जाएंगे। तो ये आपको चीज़ यहाँ पर ये भी याद रखनी है। पूछा जाए शिहाउद्दीन के पिता का नाम क्या था, तो रुकनुद्दीन, या रुकनुद्दीन के बेटे का नाम क्या था, शिहाउद्दीन। तो ये चीज़ आपको इतनी चीज़ यहाँ पर याद रखनी है। इसके अलावा अहमद उमरानी भी आपको याद रखना है, कासिम उमरानी हो जाएंगे, उस्ताद कादिर हो जाएंगे, मोहम्मद उस्ताद हो जाएंगे, या मोहम्मद इब्राहू हो जाएंगे। तो ये सारे आपके चित्रकार किसके हो जाएंगे, ये आपके बीकानेर शैली के हो जाएंगे। इसके अलावा ईशा आपको याद रखना है, नाथू हो जाएंगे, हिशामुद्दीन हो जाएंगे, मुराद हो जाएंगे, और लूफा को याद रखना। पूछा जाए बीकानेर शैली का अंतिम चित्रकार कौन है, बीकानेर शैली का अंतिम चित्रकार कौन है, तो आपको याद रखना लूफा जो है ये इसका क्या है, अंतिम चित्रकार है। किसका, बीकानेर शैली का। तो इतने चित्रकार आपको किससे याद रखने हैं, बीकानेर शैली से याद रखने हैं। इतने चित्रकारों को आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, दिमाग में आप सेट कर लीजिए, इसकी कोई ट्रिक बना लीजिए और इसको याद कर लीजिए। ठीक है, अगर आपको ट्रिक नहीं समझ में आ रही तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, तो ट्रिक की मैं अलग से शॉर्ट वीडियो बना दूंगी जिससे कि आपको समझ में आए, क्योंकि इसी में ट्रिक बताई जाती है ना, तो फिर यहाँ पर वीडियो काफ़ी लंबा चला जाता है, तो उसको अलग से ही चीज़ें पढ़ लेंगे। बीकानेर शैली के प्रमुख चित्र देखेंगे यहाँ पर कौन कौन से बीकानेर शैली के प्रमुख चित्र हैं। सबसे पहले गोवर्धनधारी कृष्ण जो है वो भी आपका, देखिए गोवर्धनधारी जो कृष्ण है ये आपका कई शैली में मिल जाता है। उसी तरीके से गोवर्धनधारी कृष्ण का जो चित्र है वो आपका बीकानेर शैली में बना हुआ है, और ये बनाया किसने है, आपको याद है शिहाउद्दीन ने बनाया है। किसने बनाया, शिहाउद्दीन का ही ये चित्र है। ठीक है, गोवर्धनधारी जो कृष्ण है वो किसका चित्र है, शिहाउद्दीन का चित्र है। अगला चित्र है आपका फुलझड़ी छोड़ती नारी, ये भी आपका बीकानेर शैली का हो जाएगा। ये किसके द्वारा बनाया गया, ये ईशा चित्रकार के द्वारा बनाया गया। किस चित्रकार के द्वारा, ईशा चित्रकार के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, तो ईशा भी आपका कौन सा, ईशा भी जो आपका चित्रकार है ये आपका बीकानेर शैली का हो जाएगा। अगला चित्र है पेड़ के नीचे नारी। पेड़ के जो नीचे नारी है वो किसका है, मोहम्मद उस्ताद का चित्र है। किसका चित्र है, ये आपका मोहम्मद उस्ताद का चित्र है। ठीक है, मोहम्मद उस्ताद का ये चित्र है। ठीक है, ये आपको इतनी चीज़ समझ में आ गई। अगला आपको याद रखना है महिषासुर मर्दिनी। महिषासुर जो मर्दिनी है ये आपका किसका चित्र है, तो ये चित्र है हसन रज़ा का। लिख लीजिएगा, हसन रज़ा का ये चित्र है। ठीक है, हसन रज़ा का। गलत पता नहीं क्यों लिख जाता है, असल में साथ में बोलती हूँ साथ में लिखती हूँ तो वो गलत लिख जाता है। ठीक है, तो चलिए इसको आप ध्यान ना दीजिएगा, मैं सही कर देती हूँ। वैसे स्त्री बच्चे से खेलती हुई, स्त्री बच्चे से जो खेलती हुई ये भी चित्र किसका हो जाएगा, ये भी आपका बीकानेर शैली का हो जाएगा। श्रृंगार, अब देखिए जो श्रृंगार है, श्रृंगार आप जब टाइप करते हैं तो इस तरीके से लिखा मिलता है, लेकिन वैसे आपका श्रृंगार कैसे लिखा जाता है, ये ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो लेकिन जब आप टाइप करते हैं तो इसी तरीके से लिखा मिलता है वैसे, लेकिन आपका श्रृंगार जो सही आपकी जिसकी वर्तनी है वो श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है। तो श्रृंगार भी चित्र किसका हो जाएगा, ये भी आपका बीकानेर शैली का हो जाएगा। तो ये सारे चित्र किसके हो गए, बीकानेर शैली के हो गए। अगला चित्र देखते हैं अनूप सिंह का व्यक्ति चित्र। अनूप सिंह का जो व्यक्ति चित्र है वो भी आपका बीकानेर शैली का हो गया। अनूप सिंह का व्यक्ति चित्र भी आपका बीकानेर शैली का यहाँ पर हो गया। समझ में बात आई। इसके अलावा मरु ग्राम्य जीवन ये भी आपका बीकानेर शैली का हो गया। ये जो चित्र है वो कहाँ पर संग्रहित है, राष्ट्रीय संग्रहालय
नई दिल्ली में क्या है, ये वाला चित्र क्या है आपका सुरक्षित है। आप जाइएगा तो आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। फिर अगला है राधा कृष्ण का वर्षा विहार। समझ में आता है, राधा कृष्ण का वर्षा विहार। और अगला है रूठी हुई राधिका। ठीक है, रूठी हुई राधिका, रूठ गई हैं। ठीक है, तो इस तरीके का चित्र भी आपको कहाँ मिल जाता है, बीकानेर शैली में। ये जो चित्र है वो किसका चित्र है, नूरुद्दीन का ये चित्र है। ठीक है, किसका चित्र है, ये आपका चित्र है नूरुद्दीन चित्रकार का चित्र है। और ये चित्र कहाँ से लिया गया, ये रसिक प्रिया का चित्र है। ठीक है, अगर आपसे ग्रंथ पूछा जाए तो ये रसिक प्रिया से ये चित्र लिया गया है। और ये किसने बनाया है, तो आपको याद रखना नूरुद्दीन नामक चित्रकार ने बनाया है। और रूठी हुई राधिका का जो चित्र है वो किस शैली से रिलेटेड है, तो बीकानेर शैली से रिलेटेड है। इतनी चीज़ें आपको चित्रकार से रिगार्डिंग आपको समझ में, चित्र और चित्रकार और कहाँ पर चित्र है, इतनी चीज़ें आपको यहाँ पर समझ में आ गई। आगे हम चलते हैं यहाँ पर। ठीक है, आगे हम देखते हैं, अगली चीज़ें देखते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य बनते हैं, वो भी चीज़ें आपको याद करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। चलिए, अली रज़ा ने बीकानेर में, अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं अली रज़ा की। ठीक है, अली रज़ा ने बीकानेर में लक्ष्मी नारायण मंदिर में चित्रकारी की थी। अब आपको पता है अली रज़ा जो चित्रकार है वो आपका चित्रकार बीकानेर शैली का है। और अली रज़ा ने ही क्या है, लक्ष्मी नारायण मंदिर में क्या है, चित्रकारी की थी। और ये क्या है, ये जो अली रज़ा है ये किसका दरबारी चित्रकार था, तो ये कर्ण सिंह का, यानी कर्ण सिंह के टाइम में चित्रकारी करता था। तो ये कर्ण सिंह का दरबारी चित्रकार था। कौन, अली रज़ा। तो पूछा जाए कर्ण सिंह का दरबारी चित्रकार कौन था, कर्ण सिंह का दरबारी चित्रकार कौन था, तो अली रज़ा। कौन हो जाएंगे, अली रज़ा। अली रज़ा को आपको याद रखना, जिसने क्या है लक्ष्मी नारायण मंदिर जो बहुत फेमस मंदिर है बीकानेर में, उसमें क्या है इसने चित्रकारी की है। किसने, अली रज़ा ने चित्रकारी की है। ये जो क्या था, ये कर्ण सिंह का दरबारी चित्रकार था। क्लियर बात। चलिए, इतनी चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आ गई। ठीक है, चलिए अगला हम यहाँ पर देखते हैं, अगला पॉइंट हम यहाँ पर देखते हैं हिशामुद्दीन के बारे में। हिशामुद्दीन जो था, जो हिशामुद्दीन चित्रकार था, वो ऊंट की खाल पर सुराही नुमा आकृतियों पर लाख के रंग की सजावट करने वाला प्रसिद्ध चित्रकार था। पूछा जाए कौन सा ऐसा चित्रकार है जो ऊंट की खाल पर चित्रकारी करता था, तो हिशामुद्दीन। ठीक है, कैसे चित्रकारी करता था, तो ऊंट की खाल पर सुराही नुमा आकृति बनाता था और उसमें लाख के रंग की सजावट करता था। कौन सा हो जाएगा, तो हिशामुद्दीन आपका हो जाएगा। समझ में बात आई, तो ये भी पॉइंट आपको समझ में बात आ गई होगी। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आपको याद यहाँ पर रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मैं यहाँ पर बनाती हूँ स्टार। ठीक है, ये आपको याद रखना है हिशामुद्दीन के बारे में। क्या याद रखना, ऊंट की खाल पे चित्रकारी करता था। ठीक है, और कैसे लाख के रंग यहाँ पर, लाख से यहाँ पर सजावट करता था। क्लियर। आगे हम देखते हैं बीकानेर शैली की विशेषता, हालांकि ये भी एक तरीके की विशेषता ही हो गई। आगे हम देखते हैं कर्ण सिंह ने बीकानेर में लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण कराया। ठीक है, ये हो गया आपका। अनूप सिंह का समय बीकानेर शैली का चरम। आप देखिए यहाँ पर आपको याद रखना है, जिस तरीके से जो मान सिंह के टाइम में जोधपुर शैली का चरमोत्कर्ष पीरियड रहा था, उसी तरीके से बीकानेर शैली का चरमोत्कर्ष पीरियड कौन सा हो जाएगा, तो आपको याद क्या रखना है, अनूप सिंह का समय जो है वो चरमोत्कर्ष पीरियड हो जाएगा। किसका हो जाएगा, तो बीकानेर शैली का। समझ में बात आई। तो जोधपुर शैली का चरमोत्कर्ष पीरियड पूछे तो आप क्या बताएंगे, जोधपुर शैली का अगर पूछे। ठीक है, जोधपुर शैली का पूछे तो आपको याद रखना है मान सिंह वाला, राजा मान सिंह के समय का रहा। ठीक है, अगर आपसे बीकानेर शैली का पूछे तो आपको किसको बताना है, अनूप सिंह। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट मैंने एक साथ लिख दिए, जिसमें कि आपको यहाँ पर याद रहेंगे। ठीक है, तो शैली का चरमोत्कर्ष काल यहाँ पर कहलाता है। क्लियर। चलिए आगे हम यहाँ पर देखते हैं, जहांगीर और शाहजहां के प्रभाव से। ठीक है, यहाँ पर मुगलिया प्रभाव था, तो जहांगीर और शाहजहां के प्रभाव से बीकानेर शैली में सुनहरे रंग का भी प्रयोग हुआ है। जहांगीर और शाहजहां के प्रभाव से यहाँ पर गोल्डन कलर्स का भी यूज़ हुआ है। किसमें, बीकानेर शैली में। ठीक है, तो ये आपको चीज़ समझ में आ गई। आगे चलते हैं, बीकानेर शैली में जोधपुर शैली का प्रभाव रहा, मुगल शैली का प्रभाव अभी मैंने आपको बताया, और दक्षिणी शैली का भी प्रभाव है। यानी कि जोधपुर, मुगल शैली और दक्षिणी शैली, इन सभी का एक तरीके से मिश्रण है। यानी कि इन सभी का प्रभाव यहाँ पर रहता है। कहाँ पर, बीकानेर शैली में रहता है। क्लियर। तो ये चीज़ हो गई। आगे हम यहाँ पर देखते हैं, 1 बाय 1 सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। क्लास लंबी तो जाएगी ही जाएगी, लेकिन आपको चीज़ें करनी है। महाराजा रतन सिंह के समय में बीकानेर में चित्रकला की अपेक्षा, जब महाराजा रतन सिंह की बात करें तो यहाँ पर क्या है, चित्रकला की अपेक्षा यानी कि चित्रकला में कम
और आपका स्थापत्य कला यानी कि भवन निर्माण का विशेष उन्नति होती है। तो राजा रतन सिंह के समय में किसकी उन्नति होती है? भवन निर्माण की उन्नति अधिक होती है चित्रकला की अपेक्षा। ठीक है, होती तो चित्रकला की भी है, लेकिन इसकी अपेक्षा क्या होती है? भवन उन्नति। पूछा जाए भवन उन्नति की का विकास या भवन उन्नति या भवनों का निर्माण किसके टाइम में ज़्यादा होता है, तो आपको याद रखना महाराजा रतन सिंह के टाइम में होता है। ठीक, ये चीज़ आपको यहाँ पर समझ में बात आ गई। इतनी चीज़ हो गई। आगे हम चलते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी कई ग्रंथों के चित्र बने हैं, जैसे कि आपके रसिक प्रिया, तो मैंने अभी एक चित्र बताया रसिक प्रिया वाला। कौन सा चित्र बताया? रूठी हुई राधिका, जो किसने बनाया? नूरुद्दीन ने बनाया। ठीक है, रूठी हुई ठीक है, रूठी हुई राधिका, ये भी आपका किसका चित्र है? ये भी आपका रसिक प्रिया का ही चित्र है। किसका चित्र है? रसिक प्रिया का ही चित्र है। जो किसने बनाया है? तो किसने बनाया? नूरुद्दीन ने बनाया। ठीक है, तो यहाँ पर रसिक प्रिया है, यहाँ पर मैं लिखती हूँ रसिक प्रिया। ठीक है, रसिक प्रिया। ठीक है, इसके अलावा रागमाला। ठीक है, इसके अलावा आपके हो जाएंगे श्रृंगारिक जो व्याख्यान है या शिकार हैं। तो इन सभी चीज़ों का यानी कि इन विषयों पे आपको बीकानेर शैली में चित्र प्रमुख रूप से देखने को मिलते हैं। कौन कौन से हो जाएंगे? रसिक प्रिया है, रागमाला है, शिकार है, श्रृंगारिक व्याख्यान है। तो इन सभी आधारित आपको चित्र बीकानेर शैली में मिल जाते हैं। ठीक है, समझ में बात है। इतनी चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अभी तक जितनी चीज़ें मैंने बताई है, आपको चीज़ें अगर समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया तो वीडियो को ज़रूर शेयर करें। तो ये सारी चीज़ें यानी कि यहाँ पर आपकी बीकानेर शैली भी ख़त्म होती है। जितनी भी चीज़ें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बन रही थी, वो सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। ठीक है, अब हम किसकी बात करेंगे? किशनगढ़ शैली की बात करेंगे। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। बीकानेर शैली का अंतिम चित्रकार किसे कहते हैं? लूफे को कहते हैं, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलिए बीकानेर शैली से भी कुछ क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ, वो आप मुझे बताइए। ठीक है, बीकानेर शैली से मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछ रही हूँ, उसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए, जिससे कि मुझे एहसास होगा, अंदाज़ा होगा कि आप जो क्लास है बहुत ही अच्छे से ले रहे हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो आपका यही हो गया, बीकानेर शैली की बीकानेर नगर की स्थापना किसने की? ठीक है, बीकानेर राज्य की स्थापना किसने की? पहला क्वेश्चन तो आपका यही हो गया। अगला क्वेश्चन ये हो गया कि जो बीकानेर जो शैली है उसमें क्या है? बीकानेर जो शैली है उसका चरमोत्कर्ष पीरियड बता दीजिए। ठीक है, उसका भी बताइए। एक तो आपको बताना है किसका? जोधपुर शैली का चरमोत्कर्ष टाइम बताना है, और दूसरा कौन सा बताना है? बीकानेर शैली का चरमोत्कर्ष टाइम पीरियड किसके काल में रहता है, ये आपको बताना है। ये 2 क्वेश्चन हो गए, 3 उसमें 2 इसमें, 5 क्वेश्चन आपके लिए हो गए। आगे चलते हैं, यहाँ पर किशनगढ़ शैली में बात करते हैं। भाई किशनगढ़ शैली भी काफ़ी, यहाँ पर किशनगढ़ शैली में तो काफ़ी चीज़ें पढ़नी है। चलिए स्टार्ट करते हैं किशनगढ़ शैली। सबसे पहले क्या याद रखिएगा आप? सबसे पहले किशनगढ़ राज्य की स्थापना किसने की थी? तो किशनगढ़ राज्य की स्थापना मारवाड़ के राजा, कौन से राजा? उदय सिंह के 8वें पुत्र किशन सिंह ने की थी। किसने की थी? किशन सिंह ने की थी। और किशन सिंह से नाम से ही आपको जाहिर हो रहा होगा, इन्हीं के नाम पर क्या पड़ा होगा? किशनगढ़ शैली पड़ा होगा या किशनगढ़ राज्य पड़ा होगा। ठीक है, तो किशनगढ़ राज्य की स्थापना मारवाड़ के एक राजा थे, कौन से राजा थे? उदय सिंह। कौन से राजा थे? उदय सिंह। ठीक है, कौन से राजा थे? उदय सिंह। इनके कौन से नंबर के पुत्र था? 8वें नंबर का पुत्र था, जिसका नाम क्या था? क्या नाम था? किशन सिंह। ठीक है, किशन सिंह नाम था, और इन्हीं के नाम पर इस राज्य का या इस क्षेत्र का नाम किशनगढ़ पड़ा। ठीक है, अब इसकी स्थापना हुई कब थी? तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, कब याद रखना है? 1609 या 11 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। समझ में बात है? इतनी चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है। और इन्हीं के नाम पर क्या है? किशनगढ़ यहाँ पर नाम पड़ा। ठीक, इतनी चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आ गई। अब आगे हम बात करते हैं किशनगढ़ शैली के चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है? तो किशनगढ़ शैली के जो चित्र हैं उनको प्रकाश में लाने का जो श्रेय है किसे जाता है? एरिक डिकिंसन और फैयाज अली को जाता है। पहली बात तो आपको याद रखना है, जो किशनगढ़ शैली आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट शैली है,
बहुत सारे क्वेश्चन किशनगढ़ शैली से आपके रिपीट होते हैं। ठीक है, मैंने आपको घटना चक्र की सीरीज़ में राजस्थानी शैली के जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे करा दिए थे, और उसमें सबसे ज़्यादा जो आपके क्वेश्चन पूछे गए थे वो आपके किशनगढ़ शैली से ही पूछे गए थे। तो इस शैली को आपको अभी के अभी यहाँ पर लर्न करना है, और फिर जब आपका एग्ज़ाम है उसको फिर से आपको रिवीजन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे याद देखिए, किशनगढ़ शैली के जो चित्र हैं उनको प्रकाश में कौन लाया, उनको उजागर किसने किया, कैसे हम लोग के सम्मुख आए, कैसे लोग इनके बारे में जागरूक हुए, कैसे पता चला, ये भी एक तरीके की शैली है। तो कैसे आपको याद रखना, एरिक डिकिंसन थे और उसके अलावा फैयाज अली थे। तो इन्होंने यहाँ के चित्रों को क्या है उजागर किया। कब उजागर किया था? 1943 में, 1943 में। ठीक है, समझ में बात आई। तो एरिक डिकिंसन और फैयाज अली को आपको किशनगढ़ शैली के चित्रों से याद रखना है। और कब यहाँ पर? तो 1943। क्लियर बात, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया है, याद रखिएगा, ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, जब एग्जाम में आपकी चारों शैली दी होती तब आप वहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। इस वजह से मैं अभी आपको बता रही हूँ कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं इंपॉर्टेंट बता देती हूँ जिससे कि आपका फोकस उस पर चला जाए। आगे हम बात करते हैं किशनगढ़ शैली के प्रमुख चित्रकार। ठीक है, यहाँ पर सबसे तो आपको चित्रकार सबसे इम्पोर्टेंट तो आपका निहाल चंद ही हो जाएगा। ठीक है, आपको अच्छे से पता ही होगा निहाल चंद सबसे इम्पोर्टेंट चित्रकार आपका किशनगढ़ शैली का कौन सा हो जाएगा, ये आपके हो जाएंगे निहाल चंद हो जाएंगे। अगला आपको याद रखना अमरचंद हो जाएंगे, भवानी दास हो जाएंगे, सीताराम हो जाएंगे, नानक राम, मेघराज, सूरजमल, रामनाथ, जोशी सवाई राम और लाडली दास, जिसमें आपको लाडली दास बहुत अच्छे से याद रखना। निहाल चंद तो आपको याद ही होगा, अमरचंद भी आपको याद होगा। ठीक है, भवानी दास भी आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो ये चित्रकार आपको किससे, किशनगढ़ शैली से याद रखना है, जिसमें कि निहाल चंद बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आपका पूछा गया है और आगे भी आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, मैं बता रही हूँ, ये इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। ठीक है, मान लीजिए आपका यूपी टीजीटी में नहीं पूछा गया तो आपका केवीएस में पूछ लिया जाएगा, केवीएस में नहीं पूछा गया तो एनवीएस में पूछ लिया जाएगा, एनवीएस में नहीं पूछा जाएगा तो नेट में पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो निहाल चंद से रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा जाता है हर हाल में, इसलिए आपको निहाल चंद से रिलेटेड चीज़ें आपको याद रखनी है। चलिए, यहाँ पे इतनी चीज़ हो गई, ये सारे यहाँ पर आपको मैंने चित्रकार बता दिए। अब मैं आपको ये जो चित्रकार है उनमें से कौन सी चीज़ पूछी आती है वो मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पर हेडिंग डाल लीजिए निहाल चंद की, ये हेडिंग डाल लीजिए। ठीक है, निहाल चंद, यहाँ पर डालिए निहाल चंद। निहाल चंद के बारे में कुछ चीज़ें मैं आपको बताती हूँ, जो अलग से मैं बताती हूँ, जो आपको एग्जाम में पूछ ली आती हैं। सबसे पहले याद रखिएगा, किशनगढ़ शैली का सबसे जो प्रख्यात जो चित्रकार है वो कौन सा हो जाएगा, निहाल चंद ही हो जाएगा। ठीक है, यह आपको पता ही है। निहाल चंद का जन्म कब हुआ था? 1708 में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। ठीक है, जन्म की बात करें तो 1708 में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने क्या बनाई है, बनी ठनी, तो आपको पता ही होगा बनी ठनी। तो बनी ठनी चित्र जो बहुत फेमस चित्र है, जिसको क्या है बनी ठनी, किसको, भारत की मोनालिसा कहा जाता है। ठीक है, ये जो चित्र है वो किसने बनाया, निहाल चंद ने बनाया। अभी मैं बनी ठनी के बारे में भी काफ़ी चीज़ें भी बताऊंगी आगे की स्लाइड में। ठीक है, अभी हम लोग निहाल चंद की बात करें तो भारत की मोनालिसा की, जिसे यानी कि इतना खूबसूरत है, जिसको क्या है, जो मोनालिसा है उससे इसकी संज्ञा दी गई है। ठीक है, अब मुझे बताइए, जो मोनालिसा, जो वेस्टर्न का आपका चित्र है मोनालिसा, ये किसने चित्रित किया, मोनालिसा जो चित्र है ये किसका चित्र है वेस्टर्न में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, तो बनी ठनी जो चित्र है ये किसने बनाया है, निहाल चंद ने बनाया है। इसकी जो संज्ञा किसे दी गई है, तो भारतीय मोनालिसा की संज्ञा इसे दी गई है। ठीक है, क्यों दी गई, क्योंकि इतना ज़्यादा ये खूबसूरत है और इसको क्या है, राधा के तरह यहाँ पर दिखाया गया है, राधा के स्वरूप में दिखाया गया है। क्लियर, इतनी चीज़ें निहाल चंद में आपको समझ में आ गई। अब इसके अलावा आपको याद रखना है, जो निहाल चंद है, ठीक है, ये किसके दरबार में आया था, तो निहाल चंद जो था वो राज सिंह के दरबार में आया था। ठीक है, निहाल चंद जो है वो किसके दरबार में आया था, ये राज सिंह के दरबार में आया था। ठीक, यहाँ पर मैं लिखती हूँ राज सिंह के दरबार में ये आया था। कौन, निहाल चंद आया था। क्लियर, इसके अलावा इसने क्या है, भागवत पुराण में भी चित्रण किया है, भागवत पुराण का भी चित्रण किया है। ठीक है, कब किया है, तो आपको याद है 1737 ईस्वी में किया है। कब किया है, 1737 ईस्वी में इसने भागवत पुराण का भी चित्रण किया है, जो किसमें, किशनगढ़ शैली में आएगा। तो इतनी चीज़ें आपको निहाल चंद के बारे में याद रखनी है।
अगला चित्रकार हम लोग किसे पढ़ेंगे, अमरचंद को पढ़ेंगे। ठीक है, तो निहाल चंद को सिर्फ पढ़ना है, अमरचंद को पढ़ना और भवानी दास को पढ़ना है। तो अमरचंद में क्या चीज़ें आपको याद रखनी है, सबसे पहले तो आपको यही चीज़ याद रखनी है, जो अमरचंद चित्रकार था वो किसका समकालीन था, तो ये आपका निहाल चंद का ही समकालीन था। ठीक है, तो निहाल चंद का ही समकालीन चित्रकार था, कौन, अमरचंद था। ठीक है, अमरचंद जो था वो क्या है, मुगल शैली आधारित क्या है, ये चित्र बनाता था, यानी कि इसके चित्रों में मुगल शैली के जो यहाँ पर प्रभाव दिखाई पड़ता था। ठीक है, यानी कि मुगल शैली का प्रभाव यहाँ पर झलकता था। ठीक है, जिसकी बात कर रहे हैं हम लोग, अमरचंद की बात यहाँ पर हो रही है। ठीक है, अमरचंद का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चित्र है जो क्या है, चांदनी रात के गवैये। चांदनी रात के जो गवैये, चांदनी रात के गवैये, रात के गवैये, ये चित्र किसका है, तो ये आपका चित्र हो जाएगा, अमरचंद का चित्र हो जाएगा, जो आपका बहुत प्रसिद्ध है। एग्जाम में ये चीज़ यहाँ पर पूछी जाती, इसलिए आपको ये चीज़ यहाँ पर याद रखनी है। ठीक है, तो मुगल शैली आधारित ये चित्र बनाता था। चांदनी रात के गवैये किसका चित्र है, अमरचंद का है। और अमरचंद किसका समकालीन था, तो ये निहाल चंद का ही समकालीन यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, इतनी चीज़ आपको अमरचंद के बारे में याद रखनी है। ठीक है, इतनी चीज़ें मैंने जो बताई हैं वो आपको बताई किसके बारे में, अमरचंद के बारे में बताई हैं। फिर भवानी दास के बारे में आपको सिर्फ इतना याद रखना है, इसने क्या है, दरबारियों के चित्र बनाए हैं। ठीक है, तो इसने क्या है, बहुत से दरबारियों के चित्र बनाए, किसने, भवानी दास ने। ठीक है, दरबारियों के चित्र बनाए हैं किसने, भवानी दास ने बनाए। इतनी चीज़ आपको ये याद रखनी है। और जो ये भवानी दास था, ये भी क्या है, राज सिंह के दरबार में था। ठीक है, राज सिंह के दरबार में था। राज सिंह ये कौन थे, राज सिंह ये सावन सिंह के पिता का ही नाम है। राज सिंह कौन थे, ये सावन सिंह के पिता ही हैं। ठीक है, तो राज सिंह जो थे ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा कला प्रेमी शासक थे। इस वजह से ये क्या है, अपने दरबार में चित्रकारों को रखता था। ठीक है, और निहाल चंद और भवानी दास दोनों ही क्या है, ये राज सिंह के दरबार में थे। राज सिंह किसके पिता हो जाएंगे, तो राजा सावन सिंह के ही पिता हो जाएंगे। ठीक है, इतनी चीज़ आपको चित्रकारों से, इतनी चीज़ आपको सिर्फ याद रखनी है। आगे हम बात करते हैं, प्रमुख चित्र की बात करते हैं। किशनगढ़ शैली के प्रमुख चित्र, एक तो बनी ठनी हो गया, जिससे आपको याद ही होगा अच्छे से, ये तो आपको बताने की ज़रूरत भी मुझे नहीं है। बनी ठनी जो चित्र है वो क्या है, आपका किशनगढ़ शैली का है, जिसको राधा के रूप में दिखाया गया है। जो किसने बनाया है, निहाल चंद ने बनाया है, निहाल चंद ने बनाया है। ठीक है, किसकी प्रियता थी, तो ये आपकी किसकी प्रियता थी, ये आपकी राजा सावन सिंह की ही प्रियता थी। ठीक है, और जो बनी ठनी है, किसको कौन लेके आता है, बनी ठनी जो, इसका मूल नाम क्या था, जरीना इसका मूल नाम था। ठीक है, इसका मूल नाम क्या था, जरीना था। जो सावन सिंह थे, राजा सावन सिंह थे, उनकी विमाता यानी कि उनकी सौतेली माँ ही इनको लेकर के आती हैं। ठीक है, अभी बनी ठनी के बारे में हम लोग अलग से भी पढ़ेंगे। ठीक है, चांदनी रात के गवैये, अभी मैंने आपको बताया चांदनी रात के गवैये जो चित्र है वो किसका है, अमरचंद का चित्र है। अमरचंद का फेमस चित्र है, ये आपको याद रखना है। अगला चित्र कौन सा हो जाएगा, प्रेमी युगल, ये भी आपका किशनगढ़ शैली का हो जाएगा। राधा कृष्ण को पुष्प अर्पित करते हुए, यानी कि यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कृष्ण जी राधा को पुष्प दे रहे हैं, ऐसा चित्र यहाँ पर मिलता है। कृष्ण राधा को, कृष्ण राधा को पुष्प अर्पित करते हुए दर्शाया गया है। ये चित्र आपका किसमें हो जाएगा, किशनगढ़ शैली में हो जाएगा। आपको पता है जो राजस्थानी शैली है उसमें क्या है, किशन से संबंधित, कृष्ण से संबंधित बहुत ज़्यादा चित्र आपको मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लगभग हर शैली में आपको कृष्ण से संबंधित चित्र मिल जाएंगे। ठीक है, तो कृष्ण राधा को पुष्प अर्पित करते हुए चित्र भी किशनगढ़ शैली का है। राधा कृष्ण का नौका विहार, ये भी आपका किशनगढ़ शैली का है। राजकुमारी फुलझड़ी का आनंद लेते हुए, ये भी आपका किशनगढ़ शैली का चित्र हो जाएगा। ये प्रमुख चित्र आपको किशनगढ़ शैली से याद रखने हैं। ठीक है, आगे हम यहाँ पर देखते हैं कुछ और चित्र मैंने लिए हैं। सांझी लीला, ठीक है, लाल बाजरा बहुत इंपॉर्टेंट, लाल बाजरा, रुक्मणी मंगल, प्रेमी युगल, प्रेमी युगल भी बहुत इंपॉर्टेंट चित्र है। ठीक है, कृष्ण गोपियों के साथ नृत्य करते हुए, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट चित्र है, किसका, किशनगढ़ शैली का। तो ये सारे चित्र आपको किशनगढ़ शैली से याद रखने हैं। अब मैं बताती हूँ ये जो चित्र है ये कहाँ कहाँ पर संग्रहित है। सबसे पहले तो आपको बनी ठनी ही याद रखना, ये कहाँ पर संग्रहित है, तो ये आपका चित्र कहाँ संग्रहित है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में ये चित्र आपका संग्रहित है, रखा हुआ है, या स्टोर है, या मतलब प्रिजर्व है। तो ये आपका बनी ठनी चित्र आपको मिल जाएगा। चांदनी रात के गवैये तो मैंने आपको बता ही दिया, अमरचंद है। ठीक है, इसके अलावा कृष्ण का राधा से प्रेम निवेदन, एक ये भी चित्र आपका किससे है, किशनगढ़ शैली से है, वो मैंने लिखा नहीं, याद रखिएगा। कृष्ण का राधा से प्रेम निवेदन यानी कि निवेदन करते हुए दिखाया गया, समझ में आता है।
अगला जो चित्र है कृष्ण वो वाला, राधा कृष्ण का नौका विहार। राधा कृष्ण का नौका जो विहार है ये चित्र है किसका? तो ये चित्र है आपका निहाल चंद का। ठीक है, किसका चित्र है? ये आपका निहाल चंद का। कहाँ पर संग्रहित है? तो ये भी आपका राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में ही संग्रहित है। तो बनी ठनी और राधा कृष्ण का नौका विहार ये दोनों ही चित्र आपके राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित हैं। ज़्यादातर आपके चित्र जो हैं आपके किशनगढ़ शैली के राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। ज़्यादातर मैंने कहे सारी चीज़ें ना समझ लीजिएगा। ये भी वाला चित्र आपका नई दिल्ली में राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। फिर से सुन लीजिए, बनी ठनी, राधा कृष्ण का नौका विहार, राजकुमारी फुलझड़ी का आनंद लेते हुए। ठीक है, तो ये चित्र आपके कहाँ पर संग्रहित है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। ठीक है, इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, और राधा कृष्ण को फूल अर्पित करते हुए ये भी आपका थी। तीनों ही चित्र ये वाला ये आपके राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित हैं। तो ये सारे चित्र आपको समझ में आ गए होंगे। क्लियर? चलिए आगे आपका याद रखिएगा, एक तो आपके जैन धर्म से संबंधित जैसे कि नैमिनाथ की बारात में कृष्ण और बलराम, ये भी चित्र आपका किससे रिलेटेड है? किशनगढ़ शैली से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए। कौन सा? नैमिनाथ की बारात। नैमिनाथ की बारात, तो ये भी आपका हो जाएगा। नैमिनाथ की बारात में कौन है? कृष्ण जी, और साथ में कौन है? बलराम। तो ये चित्र भी आपका किशनगढ़ शैली का हो जाएगा। क्लियर? जो कहाँ पर संग्रहित है? तो ये भी आपका राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। ठीक है, तो ये ज़्यादातर चित्र आपके किशनगढ़ शैली के आपके राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखे हुए हैं। तो आपको यहाँ पर इतनी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो गई। आगे हम लोग यहाँ पर चलते हैं, आगे देखते हैं किशनगढ़ शैली की विशेषता। अब यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर कैसी विशेषता है, यहाँ पर स्त्रियों को कैसा दिखाया गया है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। किशनगढ़ शैली में नेत्र को खंजनाकार। ठीक है, यहाँ पर भी आंखें कैसी? खंजन पक्षी की तरह बनाई गई। यहाँ पर आंखें कैसी बनाई गई? खंजन पक्षी की तरह यहाँ पर भी आंखें बनाई गई हैं। भवों को कैसा? धनुषाकार, यानी कि खूब गोल तरीके से जो भवें आईब्रोज हैं वो क्या है? धनुषाकार। ठीक है, धनुष के आकार की बनाई गई हैं। ठीक है, किशनगढ़ शैली की प्रमुख विशेषता नारी सौंदर्य। देखिए, अगर हम बात करें जो आपकी पूरी ही राजस्थानी शैली है वहाँ पर नारी सौंदर्य को बहुत अच्छे से दिखाया गया है। ठीक है, लेकिन अगर सब शैलियों में बात करें तो किशनगढ़ शैली में नारी सौंदर्य क्या यहाँ पर मुख्य विशेषता हो जाएगी। किशनगढ़ शैली की प्रमुख विशेषता आपकी क्या हो जाएगी? नारी सौंदर्य हो जाएगी। यानी कि नारी को क्या है? बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही एट्रैक्टिव यहाँ पर बनाया गया। किसमें? किशनगढ़ शैली में। स्त्री आकृतियों के, अब यहाँ पर जो स्त्रियाँ बनाई गई बहुत क्या है? सजी हुई बनाई गई, बहुत ज़्यादा उसमें मेकअप वाली बनाई गई। जैसे कि उनके हाथों पे मेहंदी लगी हुई है, पैरों पे महावर, जैसे आपने देखा होगा कि पैरों में क्या होता है जब कोई भी अवसर होता है, मतलब शुभ अवसर होता है, तब वहाँ पर स्त्रियाँ क्या करती हैं? अपने पैरों में लाल कलर लगाती हैं। ठीक है, तो लाल कलर का महावर लगाती हैं। तो मेहंदी लगे हाथ हैं और आपके महावर युक्त पैर हैं और क्या है? नथ। ठीक है, मुक्तायुक्त नथ, यानी कि नथ को पहने हुए किसमें दिखाएगा? किशनगढ़ शैली में दिखाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है किशनगढ़ शैली में क्या है? स्त्रियों को क्या है? सजा धजा, ठीक है, यानी कि बहुत अच्छे से उसको मतलब पहने हुए ऑर्नामेंट्स, इन सभी चीज़ों का यानी सौंदर्य वाली चीज़ें करे हुए यहाँ पर दिखाया गया। किसमें? किशनगढ़ शैली में दिखाया गया है। ठीक है, वैसे तो आपकी पूरी राजस्थानी शैली यहाँ पर स्त्रियों का अंकन बहुत अच्छे से हुआ है। आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर अगर हम वास्तु की बात करें तो यहाँ पर श्वेत संगमरमरी यहाँ पर वास्तु का अंकन है। ठीक है, किशनगढ़ शैली क्योंकि श्वेत संगमरमरी, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है मुगल शैली का प्रभाव रहता है और मुगल शैली में भी सफ़ेद तरीके की चीज़ें बनी हुई हैं। उसी तरीके से यहाँ पर भी सफ़ेद श्वेत या सफ़ेद संगमरमरी वास्तु का अंकन किशनगढ़ शैली में किया गया है। रंग की बात करें तो यहाँ पर गुलाबी रंग और हरे रंग के हाशिए बनाए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे? गुलाबी रंग और हरे रंग के हाशिए आपके किशनगढ़ शैली में बनाए गए हैं। तैरते हुए सारस और फव्वारों का चित्र भी यहाँ पर मिलता है। ठीक है, तो किशनगढ़ शैली में आपके सारस हैं, फुहारे हैं, तो ये सब चीज़ें आपको किस में मिल जाती हैं? किशनगढ़ शैली में यहाँ पर आपको मिल जाती हैं। ठीक है, तो ये आपकी कुछ विशेषता थी किसकी? किशनगढ़ शैली की। इसके अलावा एक दो पॉइंट्स और बचे हैं। नौका विहार के दृश्यों का चित्रों में दिखाया गया है। नौका विहार के दृश्यों को चित्रों में दिखाया गया है। नौका जो इसमें बनी हुई है, जो नौका बनी हुई है, नाव जो बनी हुई है, वो किस रंग की बनी हुई है? लाल कलर की बनी हुई है। और लाल रंग किसका प्रतीक होता है? तो यहाँ पर प्रेम का प्रतीक होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पर भी ये जो आपकी जो नौका है जिसको लाल कलर में दिखाया गया है, तो उसका किसके प्रतीक के रूप में? प्रेम के प्रतीक के रूप में दिखाया गया है।
तो नौका विहार आपका किस में हो जाएगा, आपकी किशनगढ़ शैली में। किस कलर में बनाया गया है, तो आपका लाल कलर में। किसका प्रतीक है, तो प्रेम का प्रतीक। ठीक है, तो आप जैसे देखते होंगे वैलेंटाइन डे वाले दिन आप क्या करते होंगे, लाल कलर का फूल लेके जाते हैं मोस्टली लोग। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, किशनगढ़ शैली के महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। ठीक है, विशेषता कंप्लीट हो गई। अब बात करते हैं तथ्य, इनमें यानी कि इस शैली में और ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछ ली जाती है। किशनगढ़ शैली को उत्कृष्ट प्रदान करने का श्रेय 3 व्यक्ति। देखिए, किशनगढ़ शैली अपने उत्कृष्ट पे आई या अपने कह सकते हैं सबसे बेस्ट पोजीशन पे आई, वो किस वजह से आई। 3 लोग को आपको याद रखना है। 3 लोग कौन कौन से, एक तो आपके सावंत सिंह हो जाएंगे, राजा सावंत सिंह। ठीक है, सावंत सिंह जिनके पिता का नाम क्या था, राज सिंह था। ठीक है, दूसरी कौन हो जाएंगी, बनी ठनी, जिनका मूल नाम क्या था, बनी ठनी। मूल नाम क्या था इनका, बनी ठनी, जिनका मूल नाम क्या था, जरीना इनका क्या है, मूल नाम था। जो कौन लेके आते हैं, जो सावंत सिंह की जो है माता थी, यानी कि माता मतलब सौतेली माता थी, वही क्या है बनी ठनी को क्या है लेकर के आती हैं। ठीक है, फिर अगले कौन हो जाएंगे, निहाल चंद, जो चित्रकार मोर ध्वज निहाल चंद, जो बहुत इंपॉर्टेंट चित्रकार है किसका, किशनगढ़ शैली का। तो राजा सावंत सिंह, बनी ठनी और मोर ध्वज निहाल चंद जो है, ये 3 ऐसे जो यहाँ पर व्यक्ति हैं। ठीक है, जो क्या है किशनगढ़ शैली के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और किशनगढ़ शैली को आगे बढ़ाने में इनका योगदान रहा है। ठीक है, तो कभी कभी आपसे पूछ लिया भी जाता है कि आपका किशनगढ़ शैली को बढ़ाने में किसका योगदान रहा है। तो अगर राजा सावंत सिंह ऑप्शन में नहीं होता है तो बनी ठनी बोलेंगे, अगर बनी ठनी ऑप्शन नहीं है तो निहाल चंद। हालांकि आपको या फिर आपको ऑप्शन में या तो राजा सावंत सिंह दिया होगा या तो आपको निहाल चंद दिया होगा, इन्हीं 2 में से आपको आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपको 3 चीज़ों को आपको याद रखना है, कौन कौन से, राजा सावंत सिंह, बनी ठनी और आपके निहाल चंद, जो किशनगढ़ शैली को उत्कृष्ट पे यानी कि किशनगढ़ शैली को आगे बढ़ाने में, उसको मतलब कह सकते हैं उसको ब्राइट करने में इनका योगदान आपका रहता है। ठीक है, तो ये 3 आपको याद रखने हैं। अब हम देखते हैं राजा सावंत सिंह के बारे में क्या क्या चीज़ें आपको याद रखनी, क्योंकि राजा सावंत सिंह के समय में ही किशनगढ़ शैली का गोल्डन पीरियड रहता है और इन्होंने ही क्या इसको आगे बढ़ाया है। तो जाहिर सी बात है राजा सावंत सिंह के बारे में आपको चीज़ें पढ़नी। और राजा सावंत सिंह जो थे वो खुद बहुत ज़्यादा कला प्रेमी शासक थे। ठीक है, कला को इनसे बहुत ज़्यादा प्रेम था। ठीक है, इन्होंने भी काफ़ी चीज़ों को चित्रित किया है। तो इन्हीं के जो आपकी मतलब इन्होंने चित्रित किया, ग्रंथ लिखे, काफ़ी चीज़ें इन्होंने की है। ठीक है, तो इन्हीं के ग्रंथों के आधार पे इन्होंने जो चीज़ें लिखी हैं तो उसके आधार पर भी चित्र बनाए निहाल चंद ने। तो इस वजह से आपको राजा सावंत सिंह को पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है किशनगढ़ शैली में। सबसे पहले तो अगर बात करें तो इनका जन्म कब हुआ था, तो 1699 में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था, 1699 में किसका, राजा सावंत सिंह का जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था, राज सिंह। राज सिंह ही, ठीक है, राज सिंह के टाइम में ही आपके निहाल चंद जो है चित्रकार थे। ठीक है, तो ये आपको चीज़ मैंने बता दी। इनके गुरु का नाम क्या था, यानी कि राजा सावंत सिंह के गुरु का नाम क्या था, रणछोड़ दास इनके गुरु का नाम था। ठीक है, रणछोड़ दास इनके गुरु का नाम था। ठीक है, ये आपको हो गया। अब इनका शासन पीरियड कब से कब तक रहता है, तो इनका जो शासन पीरियड है किसका, राजा सावंत सिंह का जो शासन पीरियड है कब से कब तक रहेगा, 1718 ईस्वी से लेकर के 1764 ईस्वी तक के इनका शासन पीरियड रहता है। और 1764 में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो आपके सावंत सिंह है, राजा सावंत सिंह है, इनकी मृत्यु कब हो जाती है, 1764 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक, इतनी चीज़ है। तो 1718 में गद्दी पे बैठे और 1764 में क्या है, इनकी मृत्यु हो जाती है। सावंत सिंह का उपनाम क्या है, नागरीदास। ठीक है, सावंत सिंह का उपनाम क्या था, नागरीदास उपनाम था। ठीक है, तो आपको याद रखना, पूछा जाए नागरीदास किसका उपनाम है तो आपको याद रखना राजा सावंत सिंह का ही उपनाम है। और ये जो है किस धर्म के अनुयायी थे, तो ये वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। वैष्णव धर्म के अनुयायी कौन होते, जो आपके कृष्ण भगवान को मानते हैं, जो कृष्ण जी को मानते हैं, वो किस धर्म में आते हैं या किस संप्रदाय में आते हैं, तो वैष्णव संप्रदाय में आते हैं। ठीक है, तो कृष्ण जी को मानने वाले कौन हो जाएंगे, वैष्णव धर्म। शिव जी को मानने वाले कौन से हो जाएंगे, शैव धर्म। ठीक है, तो इस तरीके से आपको चीज़ें याद रखनी। राजा सावंत सिंह क्या है, कृष्ण को मानने वाले थे और इसी वजह से कृष्ण वाली चीज़ें आपको इनके काल में मिल जाती हैं। क्लियर, इतनी चीज़ें यहाँ पर हो गई सावंत सिंह के बारे में। आगे हम देखते हैं, मैंने आपको अभी बताया जो राजा सावंत सिंह थे तो ये बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे। ये क्या, इनको संस्कृत है, फारसी है, इनके ये विद्वान थे। इसी वजह से इन्होंने बहुत से ग्रंथ की रचना की है। इन्होंने क्या है 75 ग्रंथ की रचना, जिनका यानी कि इनके एक 75 ग्रंथ है। ठीक है, यानी कि संकलन किया। ठीक है, यानी कि लिखा।
ठीक है। और इस ग्रंथ के जो पूरा जो ग्रंथ है उसको यानी कि पूरी चीज़ों को उनको किस नाम से जाना गया? तो नागर सामुच्च से जाना गया। किसके नाम से जाना गया? नागर सामुच्च के नाम से, नागर समुच्च के नाम से जाना गया है। ठीक है, नागर समुच्च के नाम से जाना गया। ठीक है, तो कहने का सेंस मेरा ये है, जो आपके राजा सावन सिंह थे उनके जो ग्रंथों का जो पूरा संकलन है या पूरी बुक कह लीजिए या पूरा संग्रह कह लीजिए, उसे किस नाम से जानते हैं? तो नागर समुच्च के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो राजा सावन सिंह के बारे में इतनी चीज़ें मैंने आपको बता दी। हर एक पॉइंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, आगे हम बात करते हैं बनी ठनी। अब देखिए यहाँ पर मैंने 3 लोग बताए, सावन सिंह बताए, बनी ठनी बताई और इसके अलावा निहाल चंद। तो तीनों के बारे में चीज़ें आपको समझनी। निहाल चंद के बारे में मैंने आपको आगे ही बता दिया। अब देखिए बनी ठनी जो थी वो कहाँ से आई थी? दिल्ली के अंतापुर से सावन सिंह की विमाता यानी कि सौतेली माँ लेके आई थी। ठीक है, किसके टाइम में? ठीक है, ये समझ में आ गया। तो यहाँ पर क्या याद रखना है? सावन सिंह की विमाता लेके आई थी। कहाँ से? दिल्ली के अंतापुर से लेके आई थी। किससे लेके आई थी? बनी ठनी को लेके आई थी। इसका मूल नाम क्या था? जरीना इसका मूल नाम था। मैंने अभी आपको बताया जिसका जरीना क्या है उसका मूल नाम था। बनी ठनी क्या है? रसिक प्रिया नाम से क्या है कविताएं लिखती थी। जैसे कि आपको मैंने बताया जो राजा सावन सिंह का जो आपका उपनाम क्या हो जाएगा? नागरीदास हो जाएगा। उसी तरीके से आपकी जो बनी ठनी है, ठीक है, ये क्या है किस नाम से कविताएं लिखती थी? तो रसिक प्रिया नाम से, रसिक प्रिया नाम से ये क्या है कविताएं लिखती थी। बनी ठनी को राधा का प्रतिमान बताया गया। क्यों? क्योंकि जो बनी ठनी थी ये क्या है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। ठीक है, और जो राजा सावन सिंह थे ये इनकी क्या बन गई? प्रियतमा बन गई या प्रेयसी बन गई। ठीक है, और क्या है राजा जो सावन सिंह थे अपने आप को कृष्ण के रूप में देखते थे और बनी ठनी को क्या है राधा के रूप में देखते थे। इसी वजह से बनी ठनी का जो चित्रण है वो राधा के रूप में किया गया। क्वेश्चन पूछा जाता है बनी ठनी का चित्रण किस रूप में किया गया? तो राधा आएगा वहाँ पर, पार्वती आएगा, तो इस तरीके से आपको क्या बताना है? राधा के रूप में किया गया। समझ में आता है? तो बनी ठनी जो है, जो राजा सावन सिंह है वो क्या है? बनी ठनी को राधा मानते थे और अपने आप को कृष्ण मानते थे और इसी रूप में सब चित्रण हुआ। ठीक है, और इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी तो जाहिर सी बात जो खूबसूरत देखा होगा राजमहल में खूबसूरत लड़कियां होती हैं तो उनके पीछे क्या है जो राजा महाराजा होते हैं वो क्या होने लगते हैं? सब चिपकने लगते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी चीज़ें हुई थी। ठीक, तो इतनी चीज़ आपको यहाँ पर समझ में बनी ठनी के बारे में आ गई। आगे देखते हैं क्या क्या चीज़ें आपको बनी ठनी के बारे में जानना है। वृंदावन में बनी ठनी और सावन सिंह दोनों की समाधि बनी। ठीक है, बनी ठनी जब खत्म हो गए और इसके बाद में सावन सिंह खत्म हुए, बनी ठनी खत्म, दोनों का मृत्यु हुई और इनकी दोनों की समाधि। और हाँ, बनी ठनी की जो आपकी बनी ठनी की मृत्यु कहाँ हुई थी? वृंदावन में ही हुई थी। ठीक है, और बनी ठनी और राजा सावन सिंह दोनों की ही समाधि क्या है एक जगह पे बनी हुई है। कहाँ बनी गई है? बनाई गई है वृंदावन में बनाई गई है। ठीक है, तो बनी ठनी और राजा सावन सिंह की समाधि क्या है वो क्या है आपको एक ही जगह पे मिल जाती। कहाँ पे मिल जाती? वृंदावन में मिल जाती है। ठीक, इसके अलावा क्या याद रखना है? मैंने अभी बता ही दिया आपको। बनी ठनी को भारत की मोनालिसा कहा जाता है। क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा जो आपकी वेस्टर्न चित्र मोनालिसा है वो किसका चित्र है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, ये नाम कृपाल सिंह शेखावत ने दिया था, यानी कि बनी ठनी को भारत की मोनालिसा कहा, ये किसने कहा था? तो आपको याद रखना कृपाल सिंह शेखावत ने ये नाम दिया था। बनी ठनी को मोनालिसा के नाम से पुकारा, किसने पुकारा था? राजा, ठीक है, कृपाल सिंह शेखावत ने बुलाया। ठीक है, तो राजा कृपाल सिंह शेखावत ने बुलाया। ठीक, तो इतनी चीज़ आपको बनी ठनी से बारे में आपको चीज़ें समझ में आ गई। ठीक है, आगे हम देखते हैं क्या चीज़ें दी। हाँ, अभी आपका बहुत सारी चीज़ें आपकी किशनगढ़ शैली में बाकी हैं। ठीक है, अब देखिए राग रागनियों का अंकन किशनगढ़ शैली में नहीं हुआ। अब देखिए मैंने आपको बताया था आपकी पूरी राजस्थानी शैली में राग रागनियों का अंकन जो है वो क्या है आपकी विशेष है, यानी कि सबसे ज़्यादा पूछा जाए राग रागनियों का अंकन जो है, रागमाला का जो अंकन है वो आपका किसमें? राजस्थानी शैली में आपको मिल जाता है। यानी कि पूरी राजस्थानी शैली में राग रागनियों का अंकन मिल जाता है। सिर्फ आपका किशनगढ़ शैली ही एक ऐसी शैली है जिसमें क्या है राग रागनियों का अंकन नहीं मिलता है। तो जब जाहिर सी बात है सारी चीज़ों में मिलता है और एक ऐसी चीज़ है उसमें नहीं मिलता है तो वो आपका जो पॉइंट है एग्जाम के लिए क्या हो जाता है? इंपॉर्टेंट हो जाता है। पूछा जाता है क्वेश्चन राजस्थानी शैली की किस शैली में राग रागनियों का अंकन नहीं मिलता है? तो आपको क्या याद रखना है? किशनगढ़ शैली में राग रागनियों का अंकन नहीं मिलता है। ठीक, ये पॉइंट आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक, ये आपको याद है क्योंकि आपको पूरी राजस्थानी शैली में राग रागनियों का अंकन मिल जाता है, किशनगढ़ शैली में नहीं मिलता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर नोट करके अलग से लिख दिया है। समझ में बात आई?
आगे हम चलते हैं। राजा सावन सिंह के पिता राज सिंह मैंने बता दिए, जो क्या थे, बहुत कला प्रेमी शासक थे, धर्मप्राय शासक थे। इन्होंने 33 ग्रंथों की रचना की थी। ठीक है, सावन सिंह भी बहुत पढ़े लिखे संस्कृत और फारसी के विद्वान थे, और उनके फादर भी क्या थे, वो भी बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे। उन्होंने भी क्या है 33 ग्रंथों की रचना की थी, और निहाल चंद को यही जो है राजा सावन सिंह ही अपने दरबार में लाते हैं। ठीक है, निहाल चंद को राजा सावन सिंह ही अपने दरबार में लाते हैं। इन्हीं के दरबार में निहाल चंद कलाकार दिल्ली दरबार से इन्हीं के काल में आया था। कौन? निहाल चंद। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है किसके बारे में, राज सिंह के बारे में, जो किसके फादर थे, राजा सावन सिंह के फादर थे, जिन्होंने क्या है 33 ग्रंथों की रचना की, और निहाल चंद कलाकार दिल्ली दरबार से इन्हीं के काल में आया था। ठीक है, तो जितनी चीज़ें मैंने बताई वो आपको नोट डाउन करना है, लर्न करना है। ठीक है, आपकी ये किशनगढ़ शैली पूरी आपकी कंप्लीट होती है। अब हम बात करते हैं अजमेर शैली की, बात करते हैं। ठीक है, अजमेर शैली की यहाँ पर बात करते हैं, फिर आपकी एक नागौर शैली भी बच रखी होगी। ठीक है, तो अजमेर शैली यहाँ पर हो जाएगी, और यहाँ पर आपकी नागौर शैली। बस आपके कुछ यहाँ पर पॉइंट्स बचते हैं, तो आप लोग चीज़ें बने रहिए, यानी क्लास में बने रहिए, चीज़ें बस ख़त्म ही होने वाली। 4 स्लाइड आपकी खाली बचती है। अजमेर शैली आपको मैंने बताया, आपको अजमेर शैली के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। अजमेर शैली के बारे में आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, और नागौर शैली के बारे में भी आपको बहुत ज़्यादा, आपको नागौर शैली के बारे में भी बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़नी है। ठीक है, तो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो चीज़ मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले याद रखना, अजमेर की स्थापना किसने की थी? तो अजमेर की स्थापना किसने की थी? अजय पाल चौहान ने अजमेर की स्थापना की थी, जिसको याद करना आपके लिए ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अजमेर शैली की स्थापना अजय पाल ने की थी, अजय पाल चौहान ने की थी, और आपको अजमेर शैली याद आप ना भी करें तब भी आपका काम चल जाएगा। अगली बात करते हैं कर्नल टॉड, जो अभी मैंने आपको लास्ट शैली में बताया। कर्नल टॉड ने मारवाड़ शैली का इतिहास लिखा था, जिसने कर्नल टॉड ने मारवाड़ शैली का इतिहास लिखा था, जिसने मारवाड़ का इतिहास लिखने में किसने हेल्प की थी? तो मैंने आपको बताया था किसने की थी, तो मान सिंह ने क्या है हेल्प की थी। ठीक है, ये मैंने आपको बताया। इसमें क्या रखना, कर्नल टॉड ने अजमेर को राजस्थान की कुंजी कहा है। ठीक है, तो अजमेर को राजस्थान की कुंजी किसने कहा है? तो कर्नल टॉड ने कहा है। कर्नल टॉड कौन थे? ब्रिटिश अधिकारी थे। ठीक है, जिसमें आपको राजस्थानी शैली में आपको कर्नल टॉड का नाम बार बार आपको मिल जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। अगला आपको याद रखना है कि यहाँ पर अजमेर में आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाती है स्थापत्य के रिगार्डिंग, जैसे कि आपको पूछा जाए पुष्कर। ठीक है, तो प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ स्थल है पुष्कर। ठीक है, जो आपका कहाँ पड़ता है? अजमेर में ही पड़ता है। ठीक है, जो पुष्कर है वो आपका कहाँ पड़ता है? ये अजमेर में ही पड़ता है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। कर्नल टॉड वाला भी बता दिया, जो कर्नल टॉड ने मारवाड़ का इतिहास लिखा था, जिसने हेल्प किसने की थी इनकी? तो मान सिंह ने की थी। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, यहाँ पर हो गया। प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ स्थल जो कौन सा? आपका पुष्कर है, और पुष्कर वो कहाँ पड़ता है? ये अजमेर में पड़ता है। और जो पुष्कर जो है वो किस भगवान को समर्पित है या किस देवता को समर्पित है, ये बताना है आपको। ठीक है, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको बताना है पुष्कर में जो पुष्कर है वो किस भगवान को समर्पित है। जल्दी से बताइए मुझे, क्या चीज़ मैंने, जो चीज़ मैंने आपसे पूछी फटाफट बताइए, जल्दी से बताइए। ठीक है, तो किससे? ब्रह्मा जी का मंदिर है। ठीक है, तो ब्रह्मा जी को समर्पित है। क्लियर? तो यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ, ब्रह्मा जी आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, तो इतनी चीज़ आपकी हो गई। और चीज़ें आपको क्या याद रखनी है? हाँ, या राजस्थान की कुंजी तो हो ही गया सामने ही है। अगली चीज़ आपको क्या याद रखनी है कि चित्रकार देख लेते हैं। ठीक है, तो अजमेर में आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं ना। तो अजमेर में आपको किसकी मज़ार मिलती है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की मज़ार भी मिलती है। तो अजमेर में किसकी मज़ार मिलती है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह आपको मिलती है। ठीक है, ये भी आपको मिल जाती है। इसके अलावा पुष्कर आपको मिल गया। और कुछ है? जल्दी से बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ मोइनुद्दीन चिश्ती, क्योंकि ये आपका इसमें तो भले ही ना, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन बन जाता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन ठीक है, मोइनुद्दीन चिश्ती की यहाँ पर दरगाह आपको मिलती है, जिसकी क्या है बहुत ज़्यादा मान्यता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको मिल जाती है।
ओके, अकबर मस्जिद भी यहाँ पर आपको मिलती है, जो अकबर ने ही बनवाई थी। अकबर मस्जिद भी यहाँ की फेमस है। स्थापत्य की अगर बात करें, हालांकि स्थापत्य हम लोग अलग से ही पढ़ेंगे, अकबर मस्जिद जो है, जो किसने बनाई थी, अकबर ने बनवाई थी। ये भी कहाँ पर आपकी पड़ेगी, अजमेर में पड़ेगी। ठीक है, पुष्कर तो आपको समझ में आ गया, जो मंदिर आपको पुष्कर मंदिर, यहाँ पर मेला भी बहुत भव्य मेला लगता है, ये भी आपको समझ में आ गया। तो बस इतनी चीज़ें आपको अजमेर शैली में आपको याद रखनी है। कुछ इसके हम लोग चित्रकार देख लेते हैं और आपकी अजमेर शैली यहाँ पर कंप्लीट होती है। ठीक है, कौन कौन से चित्रकार, एक तो आपकी हुस्ना चित्रकार और साहिबा। हुस्ना और साहिबा दोनों क्या हैं, आपकी महिला चित्रकार हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा महिला चित्रकार है, तो हो सकता है एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट बन जाए। तो आपके हुस्ना और साहिबा दो महिला चित्रकार अजमेर शैली की हो जाएंगी। इसके अलावा चांद एक चित्रकार है, जिसका चित्र कौन सा फेमस है, राजा पाबूजी का छवि चित्र। ठीक है, राजा पाबूजी का जो छवि चित्र है वो किसका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा चांद का हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको इतनी चीज़ आपको अजमेर शैली से याद रखनी है। ठीक है, तो दो आपको सिर्फ आप महिला चित्रकार याद रख लीजिए। चांद का एक चित्र कौन सा है, राजा पाबूजी का छवि चित्र। राजा पाबूजी का छवि चित्र जो है किसका है, चांद का है। ठीक है, राजा पाबूजी का छवि चित्र किसका है, चांद का है। ये आपका मुख्य चित्र हो जाएगा, किसका, अजमेर शैली का मुख्य चित्र हो जाएगा। तो आप इसको याद रख लीजिएगा। महिला चित्रकार कौन से, हुस्ना साहिबा। इतनी चीज़ आपको किसमें याद रखनी है, अजमेर शैली में याद रखनी है। अब बात चलती है यहाँ पर नागौर शैली की। नागौर शैली में भी आपको कुछ ही पॉइंट समझने, बस फिर आपकी पूरी शैली यहाँ पर, पूरी आपकी मारवाड़ शैली कंप्लीट होती है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे, हड़ौती शैली कंप्लीट करेंगे। हड़ौती शैली की जितनी भी उपशैली बन रही हैं वो सारी चीज़ें हम लोग एक ही क्लास में कंप्लीट करेंगे। नागौर शैली की स्थापना की बात करें तो नागौर शैली की जो स्थापना किसने की, सपाद लक्ष्य के चौहानों ने की थी। ठीक है, तो नागौर शैली की स्थापना सपाद लक्ष्य आता है या सपाद दक्ष आता है, इस तरीके से नाम दक्ष भी कहीं लिखा मिलता है। ठीक है, दक्ष भी लिखा मिलता है। ठीक है, तो इस पे इतना गौर नहीं करना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट भी नहीं, सपाद लक्ष्य सपाद दक्ष, तो ऐसे आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा याद रखेंगे नागौर शैली में मुख्य रूप से वृद्ध अवस्था के चित्र आपको मिलते हैं, यानी कि वृद्ध के पोर्ट्रेट मिलते हैं। बस इतनी चीज़ याद है, देखिए ज़्यादा इसमें कुछ याद ही नहीं करना है। नागौर शैली में क्या है, आपको वृद्ध अवस्था के पोर्ट्रेट आपको छवि चित्र आपको, व्यक्ति चित्र आपको नागौर शैली में मिल जाते हैं। तो मुख्य विशेषता इसकी क्या हो जाएगी, यहाँ पर वृद्ध अवस्था के चित्र आपको मिलते हैं। और वृद्ध अवस्था के चित्रों को बहुत ही कुशलता के साथ चित्रकारों ने इसको क्या है, चित्रित किया है। ठीक है, ये आपको हो गया। यहाँ पर छवियों का निर्माण बड़ी कुशलता से हुआ है। छवि मतलब अभी मैंने बताया पोर्ट्रेट या व्यक्ति चित्र या छवि चित्र। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको पोर्ट्रेट मिलते हैं वो भी ज़्यादातर किसके मिलते हैं, वो वृद्ध अवस्था के जो चित्र आपको बहुत अच्छे से मिलते हैं। और यहाँ पर बुझे हुए रंगों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो बुझे हुए रंगों का प्रयोग नागौर शैली में किया गया है। प्रसिद्ध चित्रकार कौन सा हो जाएगा, गंगाराम इसका क्या हो जाएगा, प्रसिद्ध चित्रकार हो जाएगा। ठीक है, तो प्रसिद्ध चित्रकार में नागौर शैली में प्रसिद्ध चित्रकार आपको गंगाराम याद रखना है। ठीक है, वृद्ध अवस्था के चित्र आपको याद रखने हैं, और आपको यहाँ पर बुझे हुए गिने चुने आपको चीज़ें, बुझे हुए रंगों का यूज़ यहाँ पर हुआ है। ठीक है, इतनी चीज़ आपको हो गई। प्रमुख चित्र कौन सा है, ठाकुर इंदर सिंह का पोर्ट्रेट बना हुआ है, जो किसने बनाया है, गंगाराम ने ही बनाया। किसने बनाया है, गंगाराम ने ही बनाया है। ठीक है, तो कुछ गिने चुने पॉइंट्स हैं वो मैंने आपको किसमें बता दिए, नागौर शैली में बता दिए। नेक्स्ट क्लास आपकी होगी हड़ौती शैली के बारे में होगी। ठीक है, तो नागौर शैली के बारे में सुन लीजिए, और क्या क्या चीज़ें मैंने बताई, वृद्ध वाली चीज़ें, वृद्ध अवस्था के पोर्ट्रेट हो जाएंगे, बुझे हुए चूने यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है, बुझे हुए चूने हो जाएंगे। इसके अलावा आपको गंगाराम नामक एक चित्रकार है जो आपका यहाँ पर फेमस हो जाएगा, और उसका जो एक चित्र है कौन सा, ठाकुर इंदर सिंह का पोर्ट्रेट इसने बनाया है। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको किस में याद रखनी, नागौर शैली में याद रखनी है। तो आज हम लोगों ने राजस्थानी शैली में मारवाड़ शैली के सारी ही चीज़ें यहाँ पर कंप्लीट कर ली। ठीक है, राजस्थानी शैली की जो मारवाड़ शैली है उसकी जितनी भी आपकी उपशैली थी, यानी कि 5 उपशैली यहाँ पर आपकी मेन बन रही थी, उन चीज़ों को हम लोगों ने विद डिटेल यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। अगर आपको मेरा ये प्रयास, मेरी ये कोशिश अच्छी लगी हो, ठीक है, कोशिश अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किया है, जो लोग आर्ट की प्रेपरेशन कर रहे हैं उनको ये वीडियो शेयर करना आपको बनता है। ठीक है, उनके लिए ये वीडियो भाई इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जितने भी आपके जानने में, जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल में आर्ट की प्रेपरेशन करें तो उनको ये वीडियो ज़रूर आप शेयर करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।
अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो सभी को जय हिंद जय भारत, पढ़ते रहिए, खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। तो सभी को जय हिंद जय भारत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।